Cool. Welcome to the fourth class of Advanced JavaScript sessions. आज हम asynchronous प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करेंगे. हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर asynchronous प्रोग्रामिंग की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. थोड़ा सा हमने इसको लास्ट क्लास में देखा था. हमने सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जैसे मेथड्स देखे थे, फंक्शंस देखे थे. और एक्चुअली आज हम जो देखेंगे वो प्रोमिसेस वाले एक एपीआई को देखना शुरू करेंगे. और प्रोमिसेस क्या होते हैं, क्यों यूज करे जाते हैं, ये चीज़ हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके देखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ जनाब, एक फोल्डर बना लेता हूँ एडवांस जावास्क्रिप्ट की फोर्थ क्लास का. और आज है 12th. मैंने गलती से 13th डेट की डिटेल सेंड कर दी थी आपको, तब इसने मुझे याद दिला दिए कि आज 12 दिसंबर है एक्चुअली. और यही फॉर्मेट था. JS का एस कैपिटल करना है तो JS का एस कैपिटल कर देता हूँ मैं. ठीक है. ये आर्टिकल आप सबके पास, ये लिंक आपके पास, ये जो डॉक्यूमेंट ये सब आपके सबके पास अवेलेबल है. एसिंक्रोनस के अंदर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. हम इन चीज़ों पे जाएंगे. इससे पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा देख भी लिया था हमने. इनमें जो काम की चीज़ थी वो आपके पास सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट का मेथड था. पहले ही देख लेते हैं कि एसिंक्रोनस क्या चीज़ है और सिंक्रोनस क्या चीज़ होती है. ये चीज़ें देखते हैं और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको कैसे इसके साथ खेला जाता है और कैसे इसको यूज़ करा जाता है. तो मैं कोड में आता हूँ और मैं जनाब एक नई फाइल बना देता हूँ. सिंक SYNC सिंक्रोनस का शॉर्ट फॉर्म होता है. और ASYNC जो सिंक्रोनस का ऑपोजिट होता है वो एसिंक कहलाता है. अब सिंक्रोनस क्या होता है तो उसका वो समझ जाएंगे तो उसका ऑपोजिट समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. .js सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. ठीक है जी. अच्छा, हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, जितना भी हम अभी तक हम पढ़ते चले जाते हैं, हमने ये सीखा है कि कोड हमारा जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ console.log step 01 then 2 और then 3. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले मेरे पास 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए और फिर 2 आए? ये हमेशा 1 2 3 लाइन्स आएंगे. जी, सवाल का जवाब दीजिए. क्या ऐसा पॉसिबल है अभी जो मैंने कोड लिखा हुआ है कि 1 आ जाए, उसके बाद 3 आ जाए और उसके बाद 2 आ जाए, या 1 2 3 आएंगे हमेशा लाइन से? 1 3 2 की जगह 1 2 3 आ जाए, वो सॉरी 1 2 3 की जगह 1 2 एंड 3 की जगह 1 3 एंड 2 आ जाए. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सर अगर हम 2 पे टाइम का दे देंगे तो अभी जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को देखिए एग्जैक्टली. इसमें तो नहीं हो सकता. पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है, ये सिंक्रोनस कोड है. मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं आपको. C20 के अंदर मैंने कहा CD एडवांस जावास्क्रिप्ट की फोर्थ क्लास के अंदर आ जाइए. ठीक है, हमने कहा नोड और हमारी फाइल का नाम है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. हमारे पास आया 1 2 3. जबकि इसी कोड को अगर मैं क्या कर दूं, मैंने इस वाले हिस्से ऊपर कमेंट. अच्छा, एक काम एक दफ़ा और एक चीज़ और करके देख लेते हैं. मैंने लिखा फॉर एग्जांपल इसी वाले को मैंने कहा, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन प्रिंट सैम्पल के नाम का एक फंक्शन है. इसके अंदर मैंने कहा console.log step 02 03. अच्छा जी, बाहर आके मैंने कहा स्टेप 01 प्रिंट सैम्पल को कॉल करो और स्टेप 04. अब क्या मैसेज प्रिंट होंगे? पहले मेरे पास स्क्रीन पे क्या आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 लाइनें स्टेटमेंट प्रिंट होंगी. चारों में क्या क्या आएगा बता दीजिए देख के. स्क्रीन कोड से देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? मेरी आवाज़ आज क्लियर है राइट? आवाज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए. आवाज़ अगर ब्रेक हो रही है तो मुझे बता दिएगा. अभी जो कोड लिखा हुआ है इसको देख के देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है. इसको देख के बताइए कि आप अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे लाइन बाय लाइन तो क्या मैसेजेस आएंगे, आने चाहिए स्क्रीन के ऊपर. अच्छा जी, इब्रार कह रहे हैं आपके पास आएगा जनाब हसन अंसारी. जी बताइए हसन अंसारी. 3 4 आ जाएगा.
जी सर, मे बी कह रहा हूँ 1 2 3 4 ही आएगा। 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले आपके पास एक और मैसेज किस भाई ने करा, किसने कहा, 7 भी कह रहे हैं कि पहले 1 आएगा, फिर 2 3 आएगा स्प्रिंट सैंपल के फंक्शन की वजह से, और फिर 4 आ जाएगा। यानी ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इस डेफिनेशन के यहाँ पे लिखे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले यही सॉरी मतलब ये कोड मेमोरी के अंदर कंपाइल होकर बैठा होगा, रखा हुआ होगा मेमोरी के अंदर, ये ट्रांसपाइल होकर रखा हुआ होगा। और जब मेरा कोड ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी लाइन नंबर 14, उसके बाद ही लाइन नंबर 15 चलेगी जो कि इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट करवाएगी एक्चुअली। ठीक है, यानी इसको ऊपर रखने से फर्क नहीं पड़ रहा, कोड जो चल रहा है वो यहाँ पे आपकी ये एग्जीक्यूशन जो प्रिंट जो है वो ये लाइंस प्रिंट करवा रही है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल अगर हम करके देखें जनाब, इनको यहाँ तक छोड़ते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, सेट टाइम आउट पे आते हैं। मैंने लिखा सेट टाइम आउट, इसके राउंड ब्रैकेट्स। अब ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जिसको क्या पास करा आपने, जिसको आपने एक, जिसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करते हुए कुछ डेटा पास कर सकते हैं। तो डेटा पास कर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया मैंने ये और कॉमा 3000। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखें, इस वाली लाइन को भूल जाइए, ये जो लिखा मैंने इसका मतलब क्या हुआ। जरा फोकस कर चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी नई चीजें देख रहे हैं हम, तो फोकस चाहिए होगा। ये जो लिखा है मैंने लाइन नंबर 16 पे सेट टाइम आउट के अंदर प्रिंट सैंपल, सिर्फ और सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम रखा है, फंक्शन का नाम रखा है, फंक्शन के आगे मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, ये ऐसे हो गया कि पूरे फंक्शन का रेफरेंस रखा हुआ जैसे, यानी इसका मतलब यही हुआ कि ये फंक्शन जो है ये उठ के जैसे यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रही है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह फंक्शन का नाम रख रहे हैं, यानी फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं आप, तो इस तरह ही हो के जैसे पूरा फंक्शन उठ के यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यानी मैंने अगर ये लिखा होता प्रिंट सैंपल और 3000, तो मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड बाद प्रिंट सैंपल को कॉल कर देना। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो उसको सिंपल कर लेते हैं। क्या लिख दें, फंक्शन, इसके राउंड ब्रैकेट्स और इसके कर्ली ब्रैकेट्स, ये सेंटेक्स होता है सेट टाइम आउट का। और इसके अंदर आके आपकी मर्जी, आप कुछ भी काम करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा console.log from timeout body, इस तरह लिखें, या अगर आपको एरो फंक्शंस की आदत होगी यूज करने की, जो कि ज्यादा बेहतर भी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हटाएं आप, सॉरी फंक्शन का कीवर्ड हटाएं और यहाँ पर आप एरो फंक्शन यूज कर लें, फ्रॉम टाइम आउट बॉडी। ठीक है, तो ये भी क्या चलेगा, ये 3 सेकंड बाद चलेगा और आपको ये मैसेज प्रिंट होकर दिख जाएगा। तो ऑल्दो कि ये फंक्शन रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी कोई कॉल नहीं है, तो जब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड बाद जो है उसने ये कहा फ्रॉम टाइम आउट बॉडी, और मेरा कोड खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, कैंसिल हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई, सॉरी कैंसिल नहीं हो गई, कंप्लीट हो गई। ये सेट टाइम आउट का फंक्शन था। इसी तरह हमने सेट इंटरवल का फंक्शन लास्ट टाइम देखा था। सेट इंटरवल क्या काम करता है जनाब, सेट इंटरवल ये काम करता है कि इसके अंदर मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मैं कि console.log from interval body, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया एक टाइम, थोड़ी देर के लिए कहते हैं उसको 15 सेकंड्स, 1500 यानी 1.5 सेकंड्स। तो हर 1.5 सेकंड के बाद मेरे पास फ्रॉम इंटरवल बॉडी प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम इंटरवल बॉडी पहला क्या देखें, फिर क्योंकि 3 सेकंड बाद चला था तो ये चला पहले, उसके बाद ये वाला मैसेज आया फ्रॉम इंटरवल बॉडी, और फिर फ्रॉम टाइम आउट बॉडी, और फिर बार बार ये फ्रॉम इंटरवल बॉडी चलते चला रहा है, क्योंकि सेट टाइम आउट एक ही दफा कॉल हुआ, जबकि इंटरवल बार बार कॉल होता रहेगा जब तक आप क्लियर इंटरवल नहीं करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास के आखिर में करके दिखा था। इसको मैंने कंट्रोल सी से ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया कोड को, फ्लो को, प्रोसेस को। अच्छा जी, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये बेसिक्स हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सेट इंटरवल की बात करें, सेट इंटरवल के अंदर हमने 2 चीजें पास करी है, पहला फंक्शन है और दूसरा टाइम आउट है। इस 1.5 सेकंड के टाइम आउट की थोड़ी देर के लिए बढ़ा के मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम आउट है। मतलब क्या हुआ, हर 5 सेकंड बाद आपने ये वाला काम करना है।
अच्छा, इस 5 सेकंड के दौरान फॉर एग्जांपल उसने अभी ये वाला काम करा, फर्स्ट टाइम काम करा, अब 4 सेकंड बीच में ऐसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये काम करने में, ये जो सेट इंटरवल की बॉडी लिखी हुई है, ये काम करने में उसको 1 सेकंड लग जाता है, थोड़ी देर के लिए कह लें, ठीक है। 1 सेकंड का माइक्रो हिस्सा लगता होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए कह लें कि इसको ये काम करने में 1 सेकंड लग जाता है। अब ये जो राउंड ब्रैकेट, सॉरी, ये 4 सेकंड जो बचे हैं, इस 4 सेकंड के दौरान आपका कंप्यूटर क्या काम करेगा? क्या वो यहीं पे बैठा रहेगा, इंतजार करेगा, या वो फ्री हो जाएगा कुछ और काम करने के लिए? आपके ख्याल में क्या होता होगा? वो कुछ और काम करता होगा ना। वो कुछ और, अगर उसके पास काम होगा तो वो करेगा, फ्री हो चुका है वो, मतलब दूसरा कुछ कोई काम अगर होगा तो वो कर सकता है उस दौरान। इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसको हम इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं इसको जरा कर दूं कमेंट, और मैंने लिखा है यहाँ पे console.log बिफोर टाइम आउट। यहाँ पे मैंने लिखा console.log आफ्टर टाइम आउट, सॉरी, आफ्टर टाइम आउट। और यहाँ पे मैंने एक और इंटरवल में लगाया, और ये 2 सेकंड का इंटरवल लगाया। फ्रॉम फर्स्ट इंटरवल बॉडी कह देते हैं इसको, फर्स्ट इंटरवल बॉडी, और इसको मैंने कह दिया फ्रॉम सेकंड इंटरवल बॉडी। अब होगा क्या क्या? अब होगा ये कि सबसे पहले मेरा कोड चलता हुआ आएगा, सबसे पहले वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो रजिस्टर कर लेगा कि मुझे 5 सेकंड बाद ये वाला एक काम, यहाँ पे कुछ ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन को चलाना है। कब चलाना है? 5 सेकंड बाद। इसी तरह जब वो ये रजिस्टर कर लेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेगा ये वाली है, उसमें क्या देखेगा वो कहेगा मुझे 2 सेकंड बाद ये वाली स्टेटमेंट चलानी है, ठीक है, ये 2 सेकंड बाद ये वाली स्टेटमेंट चलानी है। इसको भी रजिस्टर कर लिया, और आखिर में आकर उसने क्या करा, आफ्टर टाइम आउट ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये सारा काम करने में, यहाँ से गुजर के नीचे तक आने में उसको 1 सेकंड लग चुका था, थोड़ी देर के लिए कहने। तो अब जो 1 सेकंड बीच में, 1 सेकंड बाद वो देखेगा कि ये इसके 2 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो वो ये वाला काम करेगा। फिर 2 सेकंड बाद दोबारा देखेगा कि 2 सेकंड पूरे चुके, तो ये वाला काम करेगा। और फिर उसके 1 सेकंड बाद देखेगा टोटल मुझे कोड को चले हुए 5 सेकंड हो चुके हैं, तो ये वाला काम कर देगा। यानी हर पहले ये वाला मैसेज आएगा, फिर ये मैसेज आएगा, फिर 2 दफ़ा ये मैसेज आएगा, और 1 दफ़ा ये मैसेज आएगा, फिर 2 दफ़ा ये मैसेज आएगा, 1 दफ़ा ये वाला मैसेज आएगा, फिर 2 दफ़ा ये मैसेज आएगा, 1 दफ़ा ये मैसेज आएगा। इस तरह आपका फ्लो चलते चले जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? अब इस दौरान जो वो फारिग बैठा हुआ था, देखें फॉर एग्जांपल अगर इस 5 सेकंड के दौरान वो कुछ और काम करने के लिए रेडी नहीं होता, तो ये वाले मैसेजेस नहीं आ रहे होते आपके पास। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो इस दौरान फारिग हो चुका होता है। 5 सेकंड का फॉर एग्जाम्पल उसने टाइम आउट लिया कि मैं अब 5 सेकंड बाद, थोड़ी देर के लिए कह लें, अभी टाइम हो रहा है जनाब 11:25, वो 1 मिनट बाद दोबारा ये वाला काम करेगा, यानी 11:26 पे ये काम करेगा। लेकिन अगर वो कह लें कि 11:25 से 11:26 के दौरान वो यहीं पे रुका रहेगा, तो वो ये वाले मैसेज कभी प्रिंट नहीं करवा पाता। जबकि ऐसा नहीं होता, हमने देखा है कि ये वाले मैसेज भी प्रिंट हो रहे होते हैं। कैसे? एक दफा करके देख लेते हैं। बिफोर टाइम आउट, आफ्टर टाइम आउट, फ्रॉम सेकंड इंटरवल बॉडी, फिर फ्रॉम सेकंड इंटरवल बॉडी, और फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट के बाद फौरन दोबारा सेकंड दोबारा आया। ऐसा नहीं हुआ कि वो फारिग हो गया, मतलब सॉरी, वो ऑक्यूपाइड होके बैठ गया। वो कंप्यूटर फ्री हुआ है, इस दौरान आपने कोई और काम करवाना तो आप कोई और काम करवा सकते हैं। ये एक बेसिक है ये एक बेसिक है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, कि आपके कंप्यूटर के पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी होते हैं जहां पर वो आमतौर पे फ्री हो जाता है, कुछ और काम करने के लिए फ्री अवेलेबल होता है। आप अगर चाहें तो इस दौरान अपने कंप्यूटर की रिसोर्सेज को दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे ऐसा कब होता है? सेट टाइम आउट और सेंटरवल तो हम कंपेरेटिवली बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है जब हम कोई नेटवर्क की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इंटरनेट पे हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस नेटवर्क की रिक्वेस्ट के दौरान हम क्या काम देखते हैं? हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरी इंटरनेट की स्पीड में डिफरेंस होगा और आपकी इंटरनेट की स्पीड में डिफरेंस होगा, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए, लेकिन हम बात एक ही सर्वर से करते हैं। तो हो सकता है कि मुझे जो सर्वर, ये कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि मुझे एक फाइल डाउनलोड करनी है और आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है, और हम दोनों की इंटरनेट स्पीड्स के अंदर डिफरेंस है, तो हो सकता है कि आपके पास वो 1 मिनट में डाउनलोड हो जाए और मेरे पास डाउनलोड होने में 1 मिनट 10 सेकंड लगे। इस 1 मिनट 10 सेकंड के बीच की ये जो फाइल डाउनलोड है ना, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है कि चंक्स डाउनलोड हो रहे होते हैं, छोटे छोटे कुछ बाइट्स, कुछ एमबीज डाउनलोड हो रहे होते हैं। लेकिन एक चीज कहलाती है इंटरनेट पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हम थोड़ा सा अभी फेच के तरीके से देखेंगे अभी, कि फेच क्या चीज होती है और कैसे इस्तेमाल करते हैं।
एक चीज़ के ये जो HTTP रिक्वेस्ट होती है, इसके दौरान होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यूज़र को कि आपको जो है वो एक रोल नंबर के अगेंस्ट में डेटा ला के दिखाना है। अब रोल नंबर के अगेंस्ट में डेटा कहाँ रखा होगा? वो किसी डेटाबेस में रखा हुआ होगा। डेटाबेस से कम्युनिकेट कौन करता है? डेटाबेस से कम्युनिकेट सर्वर करता है। फ्रंट एंड यानी क्लाइंट कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता। तो क्या होगा जनाब? होगा ये कि फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डेटाबेस से रिजल्ट लाके देगा और फ्रंट एंड पे उसको शो करा देगा। अब ये जो बीच का सारा टाइम जो बीच का जा रहा है कि फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, अब सर्वर कुछ काम करेगा, प्रोसेस करेगा, कैसे भी कहीं से भी वो रिकॉर्ड ला के देगा और डेटाबेस से और फ्रंट एंड को वापस सर्वर अपने फ्रंट एंड को वो डेटा वापस देगा। इस दौरान आपकी रिसोर्सेज जो है वो फ्री होती हैं। जब आपके रिसोर्सेज फ्री हैं तो आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ये सारा तरीका है, ये सारी चीजें हैं जो आपके पास काम आती हैं जनाब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी हम जैसे करके देखते हैं कि हमने क्या करा। थोड़ा सा पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं फैच का, फैच क्या होता है, और उसके बाद मैं आऊँगा प्रोमिसेस के ऊपर भी इंशाल्लाह और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैच दिखाने के लिए मैं आपको दे दूं जनाब जेसन प्लेस होल्डर। ताबिश इसी को यूज़ कर लें, jasonplaceholder.com पे आ जाते हैं। ये क्या जी सर, जनाब? हम यही यूज करते हैं जी। ये यूज़ कर लें, ये यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये फैच की एग्जांपल पे ही है तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, हमने करा क्या जनाब? हमने करा ये कि एक नई फाइल बनाई fetch.js। फैच का तरीका जावास्क्रिप्ट अंदर जैसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इस तरह अब आपके पास फैच बिल्ट इन मिल जाता है। मैं यहाँ ट्राई करके देख लूँ कि Node.js में मिलेगा नहीं मिलेगा। फैच का मैंने मेथड कॉल करा, इससे पहले एक लॉक करा लूँ और इसके बाद एक लॉक करा लूँ। इसी पे हिट करके देख लेता हूँ मैं। एक दफ़ा ये मैं ट्राई कर कंफर्म कर लूँ, कंफर्म हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले लॉग में लिख देता हूँ 1, इसके बाद वाले लॉग में लिख देता हूँ 2, इसको कर देते हैं क्लियर और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, async.js एग्जीक्यूट कर दी मैंने, इसको क्लियर कर दिया। मैंने कहा node fetch.js नहीं fetch node जिसमें अवेलेबल नहीं, तो हमें HTTP के साथ देखना पड़ेगा, ये HTML के साथ देखना पड़ेगा, सॉरी। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, fetch.html। ठीक है, JS वाली फाइल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको कमांड लाइन पे चला के नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा जी, दोबारा से हम थोड़े पुराने वाले फॉर्मेट में आए कि हम अपने पास HTML के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें कुछ डेटा ला के दिखाएंगे, फिर उसको फिर देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें मिला के कैसे यूज़ करी जाएंगी फिर। अच्छा जी, कर क्या लेते हैं हम अपने पास? कर ले ये लेते हैं कि अपने पास एक बनाते हैं हम अपने पास, कह लीजिए एक मैंने बनाया div। इस div के अंदर मैंने कहा एक लेबल है, लेबल के अंदर जनाब मैंने कह दिया रोल नंबर। यूज़र आएगा और यूज़र आके रोल नंबर एंटर करेगा, ठीक है। और इस लेबल के अगेंस्ट में एक इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बना लेते हैं, टाइप इक्वल टू नंबर बना लेते हैं, चलें, क्योंकि मुझे क्या टेक्स्ट बना लेते हैं यार, खैर कोई मसला नहीं। और मैंने इसकी आईडी दे दी, इसकी आईडी मैंने दे दी इसकी आईडी दे दी मैंने यूज़र रोल नंबर। कॉपी करा मैंने इसको और हमने आके जनाब एक बटन बना लिया, एक कुछ BRs बना के उसके बाद आके हमने एक बटन बनाया, इस पे कहा गेट रोल नंबर डिटेल्स और इसके ऊपर ऑन क्लिक पे हमने कह दिया गेट रोल नंबर डिटेल्स के नाम का एक मेथड कॉल कर देना। अब आते हैं इसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट के अंदर आके हमने क्या कहा? हमने कहा एक फंक्शन होगा गेट। सर यहाँ पे वो
सर आपकी ये स्क्रिप्ट चल जाएगी? क्योंकि ये तो हाँ ऊपर क्यों चल जाएगी, ऊपर इसलिए चल जाएगी क्योंकि मैंने इस बटन के ऑन क्लिक पे ये वाला काम करवा रहा हूँ ना। अगर मैं ये बटन के क्लिक के अंदर मैं इस वाली आईडी को गेट करना चाह रहा हूँ, चलें इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए इसको नीचे ले आता हूँ मैं। वैसे चल जाती, लेकिन सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इसको क्या करा, इसको आखिर में रख दिया। ठीक है, अच्छा गेट रोल नंबर डिटेल के अंदर क्या करा मैंने, सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट फील्ड की आईडी उठाई, तो मैंने कहा वार, या यहाँ पे अब हम लेट यूज करते हैं, लेट एंटर्ड रोल नंबर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी ये है, डॉट वैल्यू उसकी उठा लो, और अगर ये था, अगर ये एंटर रोल नंबर था तो कुछ काम करना है। ठीक है, या इसका ये कह सकते हैं कि अगर एंटर रोल नंबर नहीं था तो रिटर्न कर जाओ, वापस चले जाओ, और नीचे आ गए यानी यूजर ने रोल नंबर एंटर करा हुआ है, या ये लाइन नंबर 28 पे अगर हम आ गए तो मैंने कहा एंड लेट एंड पॉइंट इक्वल्स टू, अब ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली अभी ये एक सर्वर का एड्रेस है। ठीक है, इस सर्वर के अंदर कुछ भी हो सकता है, इस सर्वर का ये एक एड्रेस लिखा हुआ है, इसके अंदर हो सकता है कि जब हम इंशाल्लाह अपना सर्वर बनाना शुरू करेंगे कि हम देखेंगे सर्वर कैसे डिजाइन करा जाता है, सर्वर में एपीआई कैसे बनाई जाती हैं, तो क्या होगा जनाब, क्या नाम है, जब हम देख लेंगे सर्वर कैसे बनाया जाता है, सर्वर की एपीआई कैसे बनाई जाती है, सर्वर कैसे डिप्लॉय करा जाता है, तो ये हमें उसका यूआरएल मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा। जब हमें उस सर्वर का, अपने सर्वर का एड्रेस मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बजाय इसके कि हम ये वाला एड्रेस टाइप करें, हम अपने सर्वर को भी हिट करके देख सकेंगे। अभी हम इस वाले सर्वर को हिट कर रहे हैं, और ये रोल नंबर नहीं, सॉरी, ये टू डू की डिटेल्स है ये, तो रोल नंबर मैंने गलत कह दिया है, सॉरी, टू डू आईडी कह दिया मैंने इसको। ठीक है, गेट टास्क डिटेल्स, इसको टास्क आईडी कहते हैं, टास्क आईडी, और यहाँ पे भी मैंने कह देते हैं टास्क आईडी, और टास्क आईडी एंटर्ड टास्क आईडी है ये, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है तो मैं सब जगह पे सही कर लेता हूँ। एंटर टास्क आईडी, गेट रोल नंबर डिटेल की जगह गेट टास्क डिटेल्स। ठीक है जी, चलिए टास्क आईडी हमारे पास आ गई। एंड पॉइंट क्या बनेगा, एंड पॉइंट ये बनेगा, तो ये एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल में इजाफा रखवाया है ताकि मैं इसके साथ ये एंटर्ड आईडी जो है ये कॉन्केट करवा सकूं। समझ में आ गई ना बात, कि ये जो हमने लास्ट टाइम देखा था कॉन्केटेनेशन प्लस करवाने की बजाय आपके पास बेहतर तरीका क्या था, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने वेरिएबल का नाम दे दें, तो वो इस जगह पर आपका वेरिएबल रिप्लेस करा देगा, बशर्त ये कि आपने ये जो स्ट्रिंग बनाया है बजाय इसके कि आप सिंगल या डबल कोट्स के साथ बनाए, आप बैकटिक्स के साथ बनाए। एंड पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये दो काम करने हैं, तो पहले जरा इस तरह कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है ये। अच्छा जी, इसको फॉर्मेट करा और यहाँ पे मैंने ये अपना एंड पॉइंट टाइप कर दिया। ठीक है, अब ये हो रहा क्या है इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले इस वाली फाइल को ओपन करके देख लें। ओपन 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 रिव्यू फाइंडर करा और फाइंडर से इस वाली फाइल को ब्राउजर में खोल लिया। अच्छा, हम अभी तक जो क्या नाम है टैब्स यूज कर रहे थे वो आमतौर पर एलिमेंट का या कंसोल का टैब होता था। अभी तक हमने ये नेटवर्क के नाम का टैब यूज नहीं करा था, तो अब हम इस नेटवर्क के टैब को यूज करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। आपके लिए अभी सबसे आसान ये है कि आप इसको ऑल को चेक मार्क रखिएगा या इस फिल्टर को हटा ही दीजिएगा। इस फिल्टर पे क्लिक कर रहे हुआ अगर आपने ये सिलेक्टेड दिख रहा है तो इसके अंदर ऑल चेक मार्क होना चाहिए आपके पास अभी। और अगर ये फिल्टर ऐसा हुआ है ग्रे स्टेट में दिख रहा है, यानी डिसेबल्ड है, तो कोई मतलब कोई स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन हुई नहीं, आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी या जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी सब आपके पास लॉग होंगी। तो मैंने आके यहाँ पे लिखा जनाब 1, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले कंसोल पे दिखा दूं मैं, देखिए मेरे क्लिक के फौरन बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स लॉग होता है या थोड़ी देर बाद लॉग होता है। क्लिक करा और कुछ 1-2 मिली सेकेंड लिए उसने, और उसके बाद उसका डाटा ला के दिखाया। कंप्लीटेड फॉल्स है, आईडी 1 थी, टाइटल जो था वो कुछ भी यूजर लिखा हुआ था, और यूजर आईडी जो थी उसकी यूजर आईडी भी 1 थी। और इसी तरह मैंने कहा टास्क नंबर 2 का डाटा लेकर आओ। जब मैंने क्लिक करा थोड़ा सा टाइम लिया उसने, और यूजर आईडी और जो टास्क आईडी 2 थी उसका डाटा लेकर आ गया। ये जबान कौन सी है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल
हमें यूजर आईडी ये टास्क का डेटा मिलना शुरू हो रहा है, ये मिल रहा है कंप्लीट न्यू हुआ, इस वाली आईडी का डेटा है, ये उसका टाइटल है और यूजर जिसने बनाया उसकी आईडी भी 1 थी। इसी तरह इस वाली यूजर की आईडी भी 1 है, टास्क आईडी 2 है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और इसका टाइटल जो है वो ये टाइटल है इसका। नेटवर्क के टैब के अंदर देखें तो यहाँ पे भी 2 चीजें दिख रही हैं आपके पास, पहली और दूसरी। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये क्लियर का बटन है, क्लियर करा, और जब मैं दोबारा हिट करा तो ये देखें एक नेटवर्क की रिक्वेस्ट यहाँ पे गई। सही, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दूँ ये कैसे यूज करते हैं टाइप, ये टाइप आपके पास कैसे काम आता है। मैंने इस पर एक दफा सिंगल क्लिक करा तो मुझे उसने दिखा दिया कि ये डिटेल्स मैंने भेजी हैं, गेट की रिक्वेस्ट गई है, इस वाले यूआरएल पे गई है, ये डाटा लेके गई है साथ में, और इसका जो रिस्पॉन्स आया है वो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया है, ये उसका रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये जब हम इंशाल्लाह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्वर्स वाली स्टेट पे चले जाएंगे, ये तो भी जनरल यूज कर रहे हैं हम, इस वजह से ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सादा सा है, बट इसकी कॉम्प्लेक्स स्टेट के अंदर बहुत डिफरेंट तरह का डेटा आपको भेजना भी पड़ता है, और बहुत डिफरेंट तरह का डेटा आपके पास आ भी रहा होता है। ये हम इंशाल्लाह दोनों चीजें करके देखेंगे वक्त के साथ साथ, जब हम थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हम, वापस आऊँ अगर मैं फेच वाले टॉपिक के ऊपर या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो क्या हुआ। चलिए यहाँ पर आके मैंने लिखा console.log before sending request, और यहाँ पे लिखा मैंने after sending request, REQUEST, सेव करा। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कराया तो ये नेटवर्क के अंदर टैब के अंदर देखें वो दिखा रहा है कि ये HTML की फाइल लोड हुई है। मैं जब भी रिफ्रेश करता हूँ तो ये HTML की फाइल दोबारा लोड होती है। ठीक है, अच्छा इसको तो हमें अभी जरूरत नहीं, दोबारा जो मैं कंसोल पे, तो कंसोल अभी तक क्लियर है। टास्क आईडी मैंने टाइप करी 5 और मैंने कहा गेट टास्क डिटेल्स, बिफोर पहले आया, आफ्टर पहले आया, और उसके बाद ये वाला हिस्सा चला। ये हिस्सा जबकि कहाँ लॉग हो रहा है, अगर कोड को देखें लाइन पे क्लिक करूँ मैं अगर, तो ये जो लिखा हुआ है वो ये वाला लाइन है, आउटपुट है console.log json, ये वो लाइन है जो आपको टास्क की डिटेल प्रिंट करवाती है। ठीक है, जबकि बिफोर पहले चल गया, समझ में आ रहा है। आफ्टर पहले क्यों चला, कौन बता सकता है। आफ्टर तो बाद में चलना चाहिए था क्योंकि लाइन नंबर 33 पे लिखा हुआ है। लाइन नंबर 32 का जो आउटपुट है वो बाद में आ रहा है, ये रहा लाइन नंबर 32 का आउटपुट, और लाइन नंबर 33 का आउटपुट जो है वो पहले आ रहा है, ये रहा लाइन नंबर 33 का आउटपुट। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बता रहा सकता है। सर मे बी पॉसिबल इसमें सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा हुआ हो देर बाद। ठीक है, बिल्कुल अभी तक की नॉलेज के मुकाबले में जो आपने पढ़ा है उसके कह सकते हैं कि पॉसिबल है, शायद इसके अंदर जो है वो जैसा कोई काम हो रहा हो, सेट टाइम आउट का फंक्शन इसके अंदर लगा हो। और कोई बता सकता है। सर्वर रिस्पांस ऐसा हो, सर्वर रिस्पांस कैसा हो, मतलब जिस तरह लेट हो रहा है, तो हमने तो ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं ना जी, सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सर्वर को एक्सेस कर रहे तो हो सकते हैं तो कुछ टाइम लग रहा है इस वजह से। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई अगर कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहे, आपको क्या समझ में आ रहा है, फिर मैं और ताबिश भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जी जनाब, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, 2 लोगों ने भी बताया, एक ने जो पहले भाई ने बताया कि इसके अंदर हो सकता है सेट टाइम आउट लिखा हुआ, और दूसरे भाई ने बताया कि इसके और जो कि अभी तक की नॉलेज के मुकाबले में जो अभी तक हमने पढ़ा उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसके अंदर सेट टाइम आउट जैसी कोई चीज हो रही हो। दूसरे भाई ने बताया कि ये तो सर्वर का रिस्पॉन्स है, और उन्होंने काफी हद तक सही जवाब भी दिया है, जो कह सकते हैं हाँ भी ऐसा ही हो रहा है। वजह ये है कि देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप पहले ही बताइए। अच्छा कि हाँ, जब हमने लाइन नंबर 29 एग्जीक्यूट करी तो उसने ये वाला आउटपुट दे दिया मुझे। बिल्कुल सही सी बात है, आसान सी बात है, समझ में आ रहा है कि ये सब काम चलता चला गया। लाइन नंबर 29 एग्जीक्यूट हुई, ये वाला आउटपुट आ गया मेरे पास। लाइन नंबर 30 जो एग्जीक्यूट है उसने कहा ये काम करना है, देन ये काम करना है, देन ये काम करना है। ये जो चीजें कहलाती है ना, ये चीज कहलाती है अभी आसानी के लिए आप कह लीजिए कि कॉल बैक कहलाती है, थोड़ी देर के आसानी के लिए। इसको मैं और बेहतर वर्ड है जो हम यूज करेंगे जब हम प्रोमिसेस देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है जनाब, ये चीज कहलाती है कॉल बैक। कॉल बैक आपके पास कब काम आता है,
जब आपको नहीं पता हो कि आपका काम कितनी देर में कंप्लीट होके वापस आएगा और वो एक एसिंक्रोनस काम हो। जैसे आप कह लीजिए कि आपने कहा थोड़ी देर के लिए, कह लें अपने घर के अंदर हम नॉर्मल बैठे हुए और आपने कहा अपने छोटे बहन भाई से कि यार XYZ कोई भी काम कर दो, और जब वो काम हो जाएगा तो ये वाला काम करना। यानी आपका जो दूसरा काम है वो पहले काम के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका पहला काम कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो उस तरह के केसेस में आपको, आप क्या कहते हैं, ये चीज कहलाती है कि आप जो है अपने काम को डेफर करवा रहे हैं, एसिंक करवा रहे हैं, आप बाद में करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब मेरा पहला काम कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे दूसरा काम करवाना, तब मैं बाद में अपना दूसरा वाला काम परफॉर्म करवाऊंगा। ठीक है। और क्योंकि ये दोनों अब ये लाइन एग्जीक्यूट है लाइन नंबर 30, और जब लाइन नंबर 30 अपना काम कर देगी, अपना काम करने चली गई है, ठीक है, उसने कहा जब मैं अपना काम कर लूंगी तो ये वाला काम करूंगी, लाइन नंबर 31 वाला, और जब लाइन नंबर 31 अपना काम कर लेगी तो लाइन नंबर 32 वाला काम होगा। लेकिन हो सकता है कि इस दौरान लाइन नंबर 30 के एग्जीक्यूट होने के बाद लाइन नंबर 31 तक आने में उसने क्या करा, उसने कहा कि यार लाइन नंबर 30 का रिस्पॉन्स है वो 1 सेकंड में आता है, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए। उस 1 सेकंड के दौरान आपका कंप्यूटर फ्री था, तो वो क्या करेगा, वो अगले जो काम जितने भी लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो यहाँ पर हो रहे हो चाहे कहीं और हो रहे हो, जितने भी काम अगले लाइन में लगे हुए हैं वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। ये इसी तरह कह लीजिए कि कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर होता क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल C से कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, प्रोसेस को ही किल कर रहा था। ये आपने देखा होगा, आप सिस्टम के अंदर जाके आपका कोई प्रोसेस हैंग हो जाता है तो आप उसको एंड टास्क करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस होते हैं और मल्टीपल, हर प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। थोड़ा सा डिटेल चली गई कंप्यूटर साइंस की, लेकिन आसानी के लिए कह लीजिए कि ब्राउजर के अंदर जब हम काम कर रहे हैं या नोड.js के साथ जब हम काम करते हैं तो वो सिंगल प्रोसेस और सिंगल थ्रेड के साथ काम करता है। ये इसी तरह कह लीजिए कि आपके पास एक बैंक की क्यू है, बैंक के अंदर एक लाइन लगी हुई है कैशियर के पास, फॉर एग्जांपल, या बिल सबमिट करवा रहे हैं या आप अपना अपना फीस का चालान सबमिट करवा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए। ये आसान एग्जांपल है कि हमने अक्सर ने फीस का चालान सबमिट कराया होगा या कोई यूटिलिटी बिल सबमिट करवाया होगा। हम गए, हमारे आगे 4 लोग और लगे हुए थे, उसने चारों को 1 2 3 4 करके एग्जीक्यूट करना शुरू करा। पहले यूजर को, उसने पहले बंदे को एग्जीक्यूट करा, उसको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी, फिर दूसरे बंदे को एग्जीक्यूट करा, फिर तीसरे बंदे को एग्जीक्यूट करा, चौथे बंदे को एग्जीक्यूट करा। 5वें बंदे की एग्जीक्यूशन के ऊपर जब वो आया तो उसने कहा यार आप जो है ना मुझे अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाइए, अपना NIC भी दिखाइए। अब NIC तो मेरे पास वॉलेट के अंदर जेब में रखा है, तो जब तक मैं NIC निकालने लगा उसने कहा अच्छा आप साइड पे हो जाए, जब तक आप निकालें अपने डॉक्यूमेंट्स मैं अगले बंदे को ट्रीट करना शुरू हो जाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैं साइड पे हो गया, उसने अगले बंदे को ट्रीट करा, यहाँ पर आया अगले बंदे को ट्रीट करा, मैंने इतनी देर में अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, निकाल लिए। उसने अब बजाय इसके कि मैं कहता यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट, इस तरह मैं आपको दिखाऊं 1 से लेकर इसकी मैं मल्टीपल लाइंस प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6, या एक काम करते हैं यहाँ पे फॉर का लूप लगा देते हैं, सिंपल ना यार, मैं ये बार बार क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ। ये हटाया मैंने एक फॉर का लूप लगाया, नहीं लेट हम पढ़ चुके हैं, लेट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन, थोड़ी देर के लिए 1000, I प्लस प्लस 1000 छोटी वैल्यू लेकिन थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। और ये जो है मैं इसके अंदर ले गया और इसको जो है जनाब अब हमने कह दिया $i। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश करा मैंने, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो होती नहीं होती। नहीं, 999 तक एग्जीक्यूट हो चुका तो उसके बाद प्रिंट हुआ, तो हमें और बड़ी वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 10,000। 2 का डेटा लाओ, ये प्रिंट होता रहा, लूप चलता रहा। अच्छा, ये देखें, ये लूप ये जो सारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है बिफोर सेंडिंग रिक्वेस्ट और आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट की, ये शुरू हो रहा है 9, ये जाते जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये भी कंप्लीट हो गया हो। ये दफ़ा आखिर में जाके देख लेते हैं। हाँ, ये भी कंप्लीट हो चुका था, यानी ये वैल्यू भी छोटी थी, तो मैं यहाँ से ये हटाता हूँ ताकि वो शुरू में सिर्फ नंबर लगाता रहे आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट। और इसको मैंने कह दिया 90,000 तक जाओ, रिफ्रेश कराया सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ये सिंक्रोनस चलते चले आ रहा है।
ये सिंक्रोनस चलता चले जा रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा लूप तब तक वो वापस वहां नहीं जाएगा। हो सकता है इस दौरान आपका रिस्पॉन्स आ चुका हो, लेकिन जब तक ये वाला काम कंप्लीट नहीं हो रहा, अब वो देखें ये एक थोड़ा सा चीज है जो हम देख सकते हैं, हाँ, कि ये लाइन देखें, ये जो प्रिंट हो रहे हैं, ये किसकी वजह से प्रिंट हो रहे हैं, ये वाला प्रिंट हो रहा है इस वाले लूप की वजह से। हमने देखा था कि हमारा रिस्पॉन्स 1 सेकंड में आ जा रहा था, 2 सेकंड में आ जा रहा था, लेकिन जब तक वो इस वाले लूप में फंसा हुआ है तो एक प्रोसेस को एंटरटेन करे जा रहा है। जब इस प्रोसेस की एंटरटेनमेंट कंप्लीट हुई तो उसने कहा कि हाँ भाई पिछले वाले जो मेरा जो काम मैंने हो चुका था उसका रिस्पॉन्स उसने, अब उसने कहा कि हाँ अब मैं फारिग हूँ। जब इस वाले लूप की आइटरेशन सारी कंप्लीट हुई उसने कहा अब मैं फारिग हूँ, कुछ और काम करना है। उसने कहा हाँ यार मेरा ये जो पिछला मेरा जो सारे डॉक्यूमेंट थे ना वो मुझे मिल गए, तो अब आप इसको ले लीजिए। उसने इन वाले डॉक्यूमेंट्स को लिया और उसके अगेंस्ट में जो काम करना था वो वाला काम करके दे दिया। तो बैंक क्यू वाली एग्जांपल में आपको समझा रहा था। थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि मेरे पास एक लंबी सी कतार है जिसके अंदर 15, 20, 25 लोग खड़े हुए हैं। उसने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लोगों को एंटरटेन करा। चौथे के बाद 5-6 नंबर की बंदे की बारी आई। उसने कहा ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ले लीजिए। उसने कहा बैंक कैशियर ने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये डाटा इनकम्प्लीट है, इसको भी कंप्लीट करके लेकर आइए। थोड़ी चीजें डॉक्यूमेंट उसने कहा कि फॉर एग्जांपल एनआईसी नंबर, एनआईसी शो करिए, ये अपने सिग्नेचर्स एक दफा वेरीफाई करवाइए, इस तरह के कुछ भी उसने काम कहा। जब मैं उस क्यू से हटा तो उस दौरान कैशियर फारिग नहीं बैठा। अब उसने ये नहीं कहा कि मैं जब तक ये वाला बंदा वापस नहीं आता तब तक मैं कोई और काम नहीं करूंगा। फेच इसी तरह काम कर रहा है कि उसने कहा ठीक है ये वाला काम, उसने मुझे एक काम असाइन कर दिया, उसने ब्राउजर ने आपके पास एक काम असाइन कर दिया और इस दौरान फिर वो शिफ्ट हो गया अगली चीजों के ऊपर। जब तक ये सारी अगली चीजें पूरी नहीं हो गई तब तक वो वापस इसके पास दोबारा वापस नहीं आया। हाँ, जब ये सारी चीजें पूरी होने के बाद उसने देखा और कोई काम करना है मुझे, कोई मैं फारिग बैठा हूँ, उसने कहा हाँ यार अब मैं फारिग हूँ, तो उसने ये वाला काम भी परफॉर्म कर दिया। पिछले का जो रिस्पॉन्स आ चुका था उसको कंटिन्यू कर दिया। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है जनाब? एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप अपने, एक मिनट रुकिएगा आरफिन भैया, आप एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि बजाय इसके कि आप अपनी रिसोर्सेज को वेट करवाएं और उस दौरान खाली बैठें, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए एक कह लीजिए कि उसको एक कह देते हैं, आप उसको उसके साथ वादा कर लेते हैं, या आप उसके साथ एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि जब आपका काम कंप्लीट होगा ना और मैं फारिग होऊंगा तो मैं आपके काम को एंटरटेन कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास दूसरे काम है तो मैं दूसरे काम पर फोकस कर सकूं। ये एक बेसिक सा तर्जुमा हो सकता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, ये एसिंक्रोनस कोड का। जी आरपीन अब कहिए। जी सर, आप अभी यही चेक करना चाह रहे थे ना कि मतलब जैसे मैं फोर लूप का चलाऊं तो हो सकता है बीच में मतलब रेंडर कर देना। हाँ, लेकिन वो बीच में हाँ, रेंडर नहीं करेगा। लेकिन मैं हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप जो मिसाल ले रहे थे कि मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे कह दिया कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स निकाले और दूसरे बंदे को चेक किया, फिर दूसरे बंदे को पूरा फारिग करने के बाद ही आपके पास आएगा। एग्जैक्टली एग्जाम्पल यही है ना? ये एग्जांपल है। या अच्छा, उसने तो जब तक पूरी क्यू, जब तक उस क्यू के अंदर जितने लोग नहीं थे उन सबको जब तक पूरा फारिग नहीं करा तब तक वो मेरे पास वापस नहीं आया। वो फारिग जब वो कैशियर जब दोबारा फारिग होगा उस वक्त मेरे पास वापस आएगा और मैं उसके डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवा पाऊंगा। अच्छा, अगर मैं फोर लूप के बाद कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊं तो क्या फिर भी उसके बाद ही आउटपुट आएगा? ये वाला जैसे सर्वर का रिस्पांस जो आ रहा है। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है उसके बाद ही आएगा। लेकिन अगर वो लूप आपने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा console.log आफ्टर द ह्यूज फॉर लूप, अभी होगा ये कि वो ये वाला फॉर लूप चलाएगा, ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक दफा चला के दिखा दूंगा। सॉरी मैंने पेज रिफ्रेश नहीं करा, बहुत बड़ा फॉर लूप हो गया। 90,000 को कम करके थोड़ी देर के लिए 20,000 कर देता हूँ। अरे यार वो चलेगा पूरा, ये पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा क्योंकि इस दौरान वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। वो मेरा पेज रिफ्रेश की रिक्वेस्ट को भी नहीं सुन रहा। मुझे ये टैब बंद करना पड़ेगा, प्रोसेस को किल करना पड़ेगा यानी। ठीक है, दोबारा से मैंने एक टैब खोला ताकि नया प्रोसेस खुल जाए। अब मैंने कहा टास्क नंबर फॉर एग्जांपल इस दफा 35 का डाटा लेकर आओ, पता नहीं 35 का डाटा है या नहीं है, तो वो 20,000 तक चलेगा। बिफोर सेंडिंग आया, आफ्टर सेंडिंग चल रहा है। अब मेरे पास मैसेज आएगा आफ्टर सेंडिंग ह्यूज फॉर लूप, आफ्टर द ह्यूज फॉर लूप, और उसके फौरन बाद मेरे पास डाटा आ गया। लेकिन अगर मैं जो हूं यहाँ पे लगा दूं एक सेट टाइम आउट,
और ये 0 सेकंड का लगाया, तो सेट टाइम आउट फिर भी 0 सेकंड का ही क्यों ना हो या 0 मिली सेकंड का ही क्यों ना हो, वो बाद में चलेगा। इस दौरान वो क्या कहेगा, यानी इसको वो डेफर कर देगा, वो कहेगा क्या ये वाला, यानी क्या वो, ये थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड कह देता है आपके लिए आसानी के लिए। डेटा लेकर आया, डेटा लेने की रिक्वेस्ट करी, उसने लूप चलाना शुरू करा, इस दौरान डेटा आ गया, वो लूप चलाता रहेगा, और जैसे ही लूप चलाना कंप्लीट होगा उसके बाद वो ये वाली स्टेटमेंट रजिस्टर करेगा। यानी ये स्टेटमेंट कब चलानी है, उसको 1 सेकंड बाद चलानी है। तो बीच में दोबारा 1 सेकंड के लिए फ्री हुआ, तो वो देखेगा क्या और कोई काम करना है, वो कहेगा हाँ यार इसका रिस्पॉन्स आया है, वो जाएगा ये वाला काम करवाएगा, और आखिर में देखेगा ये वाला काम भी हो गया, और कोई काम करना है, हाँ यार ये पिछला 1 सेकंड के लिए मैंने इसको होल्ड करा हुआ था, ये वाला काम कर दो, तो वो ये वाला काम परफॉर्म करवा देगा। तो रिफ्रेश कराया मैंने एक दफा, और इस दफा मैंने टास्क नंबर 50 दे दिया, तो मैंने कहा गेट टास्क डिटेल्स। तो आफ्टर उस दौरान वो डेटा आ गया है, लेकिन वो लूप कंप्लीट करवा रहे हैं, लूप की तकरीबन कंप्लीशन आ गई है। लूप कंप्लीट होते ही वो मेरा डेटा जो है वो उसको लॉक करवाएगा, और उसके बाद आफ्टर द फॉर लूप आ गया। पहले डेटा आया इस दफा, और फिर उसके बाद आफ्टर फॉर लूप आया, क्योंकि वो अब 1 सेकंड के लिए फ्री हो गया था। जबकि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था, पहले मैंने इस समय जो लिखा हुआ था, इस वक्त आपका कोड 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं हुआ था, अगली स्टेटमेंट फौरन मिल गई थी इसको। जबकि इस वक्त वो क्या करा, उसने रजिस्टर कर लिया कि अगली स्टेटमेंट फौरन, लेकिन इस अगली स्टेटमेंट को चलाना कब है, 1 सेकंड बाद चलाना है। तो वो बीच में 1 सेकंड के लिए फ्री हुआ, जब वो बीच में 1 सेकंड के लिए फ्री हुआ तो उसने गया और ये वाला काम परफॉर्म कर दिया, जो कि ये लिखा हुआ नजर आ गया आपके पास। हाँ जी, क्या समझ में आई अभी तक की बात? सर जी भाई। सर अगर जैसे हमारे पास 50 लाइंस कोड है, 50 है या 60 है, और उसमें कहीं पे भी सेट टाइम फंक्शन नहीं लगा हुआ, और हमने ये वाला काम किया, सर्वर से डेटा मंगाया, तो पहले वो सारे तमाम कोड प्रिंट हो जाएंगे, देन फिर ये प्रिंट होगा, अगर हम इसी एग्जांपल को फॉलो करें। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके नीचे अगर मैंने 600 स्टेटमेंट्स और लिखी होती और वो सारी की सारी सिंक्रोनस होती, तो जब वो एकदम सिंक्रोनस फ्लो पे चले जाएगा तो वो सारे के सारे सिंक्रोनस फ्लो को कंप्लीट करेगा। जब तक वो सारा सिंक्रोनस फ्लो उसका कंप्लीट नहीं होता तो दोबारा वो इस वाले देन पे नहीं आएगा। इसलिए हम आमतौर पर ये करते हैं कि जब हम सर्वर से डेटा मंगवाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर मजीद कोई और काम नहीं करवा होता, हम उसके देन के अंदर बाकी काम करवाते हैं कि जब डेटा आ जाए तो काम करना। जैसे हम कहते हैं डेटा को रेंडर करवाना है, तो जाहिर सी बात है जब डेटा आ जाएगा तभी उसको रेंडर करवा पाएंगे। या डेटा आने के बाद हम कहते हैं कि यार एक नोटिफिकेशन शो करा दो फेच डेटा कंप्लीटली, या डेटा अभी हम क्या करें, सिर्फ डेटा मंगवा रहे हैं। अगर हमें डेटा भिजवाना होता है सर्वर पे तो भी हम ये काम करते हैं कि हम गेट के बजाय फॉर्म, हमारे पास से फॉर्म से डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा सर्वर तक भिजवाते हैं। तो हम पोस्ट यूज करते हैं, फेच के अंदर पोस्ट कैसे यूज करते हैं उसका भी एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में डेटा बता देते हैं कि इस वाले एड्रेस पर ये वाला डेटा ले जाओ। अभी हमारे पास डेटा भेज नहीं रहे, हम सिर्फ डेटा मंगवा रहे हैं। तो हमने डेटा मंगवाने के लिए क्या कहा जनाब, अरे यार छोड़ दें, पता नहीं कौन भाई है। डेटा मंगवाने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस वाले एड्रेस पे जाओ, डेटा लेकर आ जाओ। वो गया और डेटा लेकर आ गया। जब डेटा आ गया हमारे पास तो अब वो यहाँ पर जाएगा। लेकिन हमने क्या करा हुआ है, हमने ये करा हुआ है कि जब डेटा आ जाए तो यहाँ पे जाना, बट उसके बाद जब डेटा भेजने की, डेटा लाने की रिक्वेस्ट करी तो उसके बाद हम मजीद कुछ और काम करा रहे हैं, तो वो यहाँ पे चले जाएगा। और जब एक दफा यहाँ पे चलेगा तो ये सब काम अपने पास रजिस्टर करेगा। जब ये सारे काम रजिस्टर हो चुके होंगे और उनके कंप्लीशन का टाइम आके कंप्लीशन हो चुकी होगी तो वो वापस यहाँ पर आएगा और अपना काम परफॉर्म करवाएगा। ताबिश भाई, आप अपने कुछ वर्डिंग्स में इसको अगर मजीद क्लियर करवाना चाहें। प्रोमिसेस पर आते हैं, फेच के अंदर ये एसिंक फ्लो को जो अगर आप मजीद कुछ क्लियर करना चाहें। मैं 1 सेकंड में पानी की बोतल लेकर आ जाऊं, आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, सर्वर से हमने रिक्वेस्ट हमने करी है। अच्छा, अब तक हमारा जितना भी कोड होता था वो हमारा कोड चलता था। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई कमेंट कर दे। यस सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब तक हमने जितना भी कोड लेते थे जावास्क्रिप्ट में वो सारा कोड चलता था लाइन बाय लाइन, ठीक है। चाहे मैं 100 लाइनें लिखूं, उसके अंदर फंक्शन लगाऊं, उसके अंदर कोई भी चीज़ में जावास्क्रिप्ट की इस्तेमाल करूं, तो सारी चीज़ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो जावास्क्रिप्ट का जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी है वो यही है, आपका सिंक्रोनस, जिसको हम कहते हैं लाइन बाय लाइन चलना, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में एक और चीज़ देखी थी सेट टाइम आउट से रिलेटेड, जिसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास हमने कोई कोड लिखा और फिर सेट टाइम आउट के अंदर हमने कुछ चीज़ एग्जीक्यूट करवाई। आई गेस हमने कंसोल ही लगा रहे थे, फिर हमने सेट टाइम आउट के बाद हमने कंसोल,
तो उस केस में हमने ये चीज नोट करी कि भाई जब लाइन बाय लाइन चलती है जावास्क्रिप्ट कोड सिंक्रोनस होता है, तो जब पहला वाला कंसोल जो कि सेट टाइम आउट के बाहर लगा हुआ था वो चला, जो कि सही था। जब सेकंड कंसोल जो कि सेट टाइम आउट के अंदर लगा हुआ था वो नहीं चल रहा था, बल्कि जो सेट टाइम आउट के बाहर लगा हुआ था कोड कंसोल लॉग वाला वो चल रहा था। उसके बाद जो हमारा अंदर वाला कोड चल रहा था, इट मीन्स कि जो सिंक्रोनस का जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो वाला वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट टाइम आउट का फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? वो बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन है। एसिंक्रोनस फंक्शन में क्या हो रहा होता है, जैसे कि आप कोई चीज़ है, कोई हमने रिक्वेस्ट करी है, जैसे सेट अमाउंट में हमने कहा है कि भाई एक सेकंड में बाद होना, तो ये हमारा एसिंक्रोनस बिहेवियर है। एसिंक्रोनस बिहेवियर में जब ये होता है कि अगर वो टाइम ले रहा होता है तो वो वेट नहीं करता कि मैं पहले ये काम करूंगा उसके बाद मैं अपने सारे काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या करेगा कि एसिंक्रोनस का जब तक वो रिक्वेस्ट से डेटा आता रहेगा, जब आएगा उसके बाद जितना भी सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ होता है उस फंक्शन के बाद वो सारा वो रन कर देगा, और जब तक सिंक्रोनस चलता रहेगा तब तक वो सारे कोड चलता रहेगा। जैसे ही उसको कोई और एसिंक्रोनस मिलेगा तो वो अपने पहले वाला जो एसिंक्रोनस होता है उसका कोड का रिस्पॉन्स दिखाएगा, देन वो अपने एसिंक्रोनस वाले पे कोड पे जाएगा। सपोज यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कोड लिखे हुए हैं, जैसे कोड लिखा हुआ सबसे पहले तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग था, कंसोल डॉट लॉग चल गया। उसके बाद अगर मेरी ये फैच की रिक्वेस्ट रखी हुई है तो फैच की रिक्वेस्ट क्या है? फैच की रिक्वेस्ट एसिंक्रोनस है। अब वो डेटा लेने गया, अब इसके बाद जितनी भी सिंक्रोनस वाली कोड लिखा हुआ होगा वो सारा चल जाएगा पहले। जब तक चलता रहेगा तब तक उसको सिंक्रोनस कोड मिलता रहेगा, जब तक वो ऊपर नहीं आएगा वापस अपनी फैच रिक्वेस्ट पे, जब तक वो चलता रहेगा नीचे वाला कोड, जब तक उसको सिंक्रोनस कोड मिलता रहेगा। जैसे ही उसको अगर तो सारे कोड खत्म हो गए, कोई कोड नहीं बचा, तो वो ऊपर वाले पे आ जाएगा। एक केस में जब ऊपर आएगा, सेकंड केस में जब ऊपर आएगा, अगर उसको कोई नीचे दोबारा कोई एसिंक्रोनस की रिक्वेस्ट मिल जाएगी तो वो तब दोबारा ऊपर आ जाएगा और पहले अपने पुराने वाले एसिंक्रोनस कोड का आपको आउटपुट दिखाएगा, देन दोबारा जो दूसरे वाले एसिंक्रोनस कोड पे जाएगा। ये छोटा सा इसका जो है वो बिहेवियर है। अभी हम इसको और थोड़ा करेंगे प्रैक्टिस तो आई गेस और मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और प्रोमिसेस के थ्रू करेंगे तो और ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? चीज़ें अभी हमने आधी आधी पढ़ी हुई तो हमें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर सवाल है तो ज़रूर पूछिए, ताकि मैं कोशिश कर आपके उन पॉइंट्स को क्लियर करवाने की कोशिश करूँ, चाहे अगली प्रैक्टिस में चाहे इसी प्रैक्टिस को लेते हुए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये जो हम एंड पॉइंट पे सर्वर का एड्रेस मतलब दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, सर हम फैच कर रहे हैं, ये है क्या? मतलब ये हम कर क्या रहे हैं? वैसे सर्वर को एक्सेस तो कर रहे हैं। हाँ, हम सर्वर को कह रहे हैं कि इस वाले एड्रेस पे जो काम हुआ है वो कर दो। जैसे हमने कहा है फॉर एग्जांपल jasonplaceholder.com/todos/1, तो वो क्या कहे, सर्वर को बताओगा कि यार जब भी मुझे कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्वर से एक तरह कह रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछें, सवाल कर रहे हैं कि आपने उसको कहा कि इस वाले, जैसे हम अभी पहले चलें, इस वाले कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इस वाले एड्रेस पे जाओ और इस वाले एड्रेस पे जो भी काम हुआ है ना वो क्या काम करेगा, वो वाला काम परफॉर्म करेगा और उसका कोई जवाब देगा आपको। हमने सर्वर से सवाल करा, सर्वर चाहे तो उसके पास वो डेटा फॉरन पड़ा हुआ हो, चाहे वो कहीं से कैलकुलेट करे, चाहे वो किसी और से वो डेटा मंगवाए, कहीं से वो डेटा मंगवाएगा और उसके बिहाफ पे आपको कोई जवाब देगा। जो जवाब है ना वो ये है यहाँ पे जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, एक्चुअली ये वो जवाब है। ठीक है, ये इसी तरह कह लीजिए कि सर्वर जो है आपके मेमोरी का एक एड्रेस है, यानी एक वेरिएबल है, और आपने वेरिएबल को यूज कर लिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू आपके पास मिल गई, लेकिन वो सिंक्रोनस होता है। जबकि यहाँ पर जो है, क्योंकि सर्वर एक किसी अलग जगह रखा हुआ है, आपकी इंटरनेट की HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, ब्राउजर आपको जो है वो एसिंक्रोनस चलेगा, तो ये वाला कोड जो है कहलाएगा ये एसिंक फ्लो में शिफ्ट हो जाता है, एसिंक फ्लो में चला जाता है। या इसको अगर मैं और कह लूँ समझाने के लिए, तो ये कह लीजिए कि मैंने एक सर्वर बनाया जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स ऐड भी कर सकता हूँ, और मैं उसके अंदर से स्टूडेंट्स डिलीट भी कर सकता हूँ, और सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट भी देख सकता हूँ। तो यानी 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे सर्वर पे ना। तो होगा क्या, सर्वर एक HTTP का सर्वर बनेगा जिसके अंदर 3 डिफरेंट एंड पॉइंट्स होंगे, और एंड पॉइंट पे लिखा होगा एक एंड पॉइंट, यानी एक API एंड पॉइंट कहलाता है या एक URL कहलाता है। ये इसको एंड पॉइंट भी कह सकते हैं और इसको URL भी कह सकते हैं, कि इस वाले URL पे जब भी मैं गेट की रिक्वेस्ट करूंगा, देखें जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेटवर्क के अंदर आके इस वाले URL के ऊपर एक गेट की रिक्वेस्ट आई है। अब गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ये हम सर्वर्स के वाले टाइम पे देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने कहा, या जब हम फॉर्म के साथ डेटा काम करना शुरू करेंगे रिएक्ट के अंदर, हम देख लेंगे इसी जेसन प्लेस होल्डर को यूज करते हुए। अभी के लिए सिंपली मैं बता दूं आपको कि मैंने कहा कि जब मैं इस वाले URL के ऊपर गेट की रिक्वेस्ट करूंगा तो सर्वर को पहले से पता है कि इस वाले URL के ऊपर अगर गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो आखिरी जो पैरामीटर है ना वो ID है, इस वाली ID का मुझे डेटा निकालना है और इसका जवाब देना है।
जवाब किस फॉर्म में दिया उसने, जवाब इस फॉर्म में दिया जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, जो दिख रहा है, इसी को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। ये देखिए ये प्रिंट हो गया। अब हमारी मर्जी कि हम इसमें से, ये क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट में से मैं टाइटल की प्रॉपर्टी उठा के उसको अलर्ट करवा दूं या किसी डॉम नोड में दिखा दूं, मेरी मर्जी है सारी ये। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। और किसी का कोई सवाल? ये एक बिल्कुल नई चीज पढ़ी हमने अभी, इसमें बहुत सारी चीजें डेप्थ में जाना है, और ये कह लीजिए कि यूजेज बहुत ज्यादा होना है इसका, मतलब बहुत 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 कॉमन चीज है ये। आपको अगर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। जो सवालात हैं वो पूछिए, क्लियर करिए, क्योंकि अभी हमने बहुत सी चीजों के बिट्स पढ़े हैं, हिस्से हिस्से पढ़े हुए, कुछ हिस्सा एक हिस्सा यहाँ से पढ़ा हुआ, कुछ हिस्सा यहाँ से पढ़ा हुआ है। अभी हमें पूरा फ्लो नहीं पता, तो सवालात होंगे जरूर, और वो सवालात पूछेंगे तो मैं उसमें कोशिश करूंगा क्लियर करवा सकूं। सर तो ये फैच वाला जो ये वर्क है, या तो हम इसे अलग फंक्शन में करते होंगे, या तो कोड के लास्ट में बैड बिहेवियर नहीं हो जाएगा ये जो नहीं, कोड के लास्ट में नहीं करते। देखिए दोस्त, होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये फैच का फंक्शन चला, ये कब चला, बटन की क्लिक पे चला, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये फैच करो और जो डेटा आ गया उसको प्रिंट करवा दो। एक और फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जो एक और फंक्शन कह दिया मैंने, ऑन क्लिक टू, ये कब चलेगा, ये तब चलेगा फंक्शन जब यूजर उस दूसरे बटन पे क्लिक करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और बटन बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए ये कह दिया मैंने, ठीक है, ऑन क्लिक टू का। अब ये फंक्शन लिखा हुआ तो देखें इसके नीचे, फैच के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन एक तो ये बात कि ये उस वाले फंक्शन का पार्ट नहीं, पिछले वाले फंक्शन का पार्ट नहीं, ये अलग फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। फंक्शन 1 वो ऊपर अलग है और ये फंक्शन 2 ये अलग है, ठीक है। और जब यूजर इस पर क्लिक करेगा, पहले बटन में क्लिक करेगा, तो क्या होगा, वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाके थोड़ा सा रुकेगा और अपना काम करेगा यहाँ पे। लेकिन क्या ये वाला काम इस वाले फंक्शन की वजह से ब्लॉक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वजह ये है कि ये वाला फंक्शन तो अभी तक कॉल ही नहीं हुआ ना। इसकी कॉल कब है? इसकी कॉल तब है जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। यानी इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका सर्वर, आपका जो फ्रंट एंड है, आपका जो क्लाइंट है, वो बीच में थोड़ी देर के लिए फारिग होगा, उतनी देर के लिए जब तक यूजर जाए और उस पर क्लिक करे। फॉर एग्जाम्पल फॉरन भी क्लिक करता है तो आप क्या करते हैं, बीच में फिर लोडर शो करवाते हैं, आप एक स्क्रीन को होल्ड करवाते हैं कि यूजर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म ना कर सके। तो मतलब ऐसा, ये मतलब नहीं समझिएगा कि अगर फैच के नीचे आपने कुछ लिख दिया, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये फैच कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये रहा, और ये एक अलग फंक्शन है, ये रहा, ठीक है। सर जिस तरह अभी हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि हम अपना एक वो दे रहे हैं, आईडी पास कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, हम सिर्फ यही एक काम कर रहे हैं साइड पे। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है, इससे यूजर को बुरा एक्सपीरियंस नहीं जाएगा? जाता है, क्यों वेट करें एक सेकंड भी? बिल्कुल जाता है, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स जल्द से जल्द आ सके। अगर बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होगा या सर्वर कोई बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा तो हमारा रिस्पॉन्स देर से आता है, तो यूजर को गलत बिहेवियर जाता है, बुरा बिहेवियर जाता है। या अगर रिस्पॉन्स आने में 1 सेकंड भी लग रहा है तो यूजर को बुरा रिस्पॉन्स जा सकता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए आमतौर पर आप लोडर्स आपके पास मिलते हैं कि बटन लोडर्स, CSS, तो मतलब इस तरह की चीजें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कॉमन मिल जाएगी। जैसे ये देखें कि ये डाउनलोड नाउ पे क्लिक करा यूजर ने, अब वो डाउनलोड हो ही जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये, तब वो दिखा रहा है कि ये प्रोसेस कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये देखें ये प्रोसेस कर रहा है। इस तरह के इफेक्ट्स हम यूजर को क्रिएट करके दिखाते हैं कि यार ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। सही है सर, मतलब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस मिल गई आपको कि आपको लोडर्स स्क्रीन पे दिखते हैं, चाहे वो बीच स्क्रीन पे सर्कुलर फॉर्म में दिख जाए या चाहे जिस भी फॉर्म में दिख जाए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस मिल गई आपको कि आपको लोडर्स दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपने नोटिस नहीं करा फॉर एग्जांपल, लेकिन आप फेसबुक पे भी जाएं तो आप देखते हैं कि यार आपकी स्क्रीन लोड हो रही होती है, आपके या यूट्यूब पे भी आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टॉप पे रेड बार जो है वो साइड पे ऐसे स्क्रॉल होते हुए दिखता है, यानी वो लोड कर रहा होता है। यस सर, देखा है। यस सर। इसरार 5G चलाते हैं ना सर, इस वजह से नहीं मतलब सही, अच्छी बात है। 8G मैंने इसीलिए आज
थोड़ी देर पहले मैंने इंटरनेट टेस्ट कर ली थी, तो मैंने कहा तो थोड़ी सी आज काबिल भरोसा आ रही है, लेकिन वो ग्लिच आता है जो पिछले 2 क्लास में जिन्हें मसला करा था, तो मुझे हॉटस्पॉट पे चलना पड़ गया था और वो मेरे लिए थोड़ा सा हो गया था मसला। अच्छा खैर, अच्छा सर, हाँ एक काम आपको कहा था जी कि सर, अब तो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, अब हाँ कोई एक आप ऐसी वेबसाइट दे दें, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट करके, ताकि हम फाइनल उनमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी कर लें। अभी मतलब जितना पढ़ा है सही हम है। लोग अपने लिहाज से भी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन अगर एक टास्क मिल जाएगा ना तो फिर देखिए applabs.com की टास्क। है जो एक बहुत कॉमन सी वेबसाइट है, या तो यहाँ जाएं या Pinterest पे आप देख लें, तो Pinterest पे बहुत अच्छे आपको डिजाइन UI UX डिजाइन बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर आइए, और यहाँ पर अभी मैं ऑफिशियली असाइन इस तरह से नहीं करने जा रहा, ताकि आप लोग का जो है फोकस जो है वो क्या नाम है जावास्क्रिप्ट पे रहे। हम थोड़ी देर के लिए प्रोमिस से हट रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुश टॉपिक है, हम वापस से उस पर आएंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि आपने टेम्पलेट्स में, वेब टेम्पलेट्स में आ गए। अब ये देखें, ये इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, आप किसी को भी देख के अपने पास मॉक करना शुरू करिए, आप देखें आप कौन सा बना सकते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन है, और कौन सा देख सकते हैं हम, ये एक डिज़ाइन है बहुत सिंपल सा है कंपैरेटिवली, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ नहीं हुए, क्योंकि फिर वो इमेज हमें एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए डिज़ाइन टूल यूज़ करना पड़ता है। प्लेन HTML CSS की मदद से जो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा RECIPT रिसेप्ट। अब रिसेप्ट्स के अंदर आमतौर पे जो टेबल्स वगैरह होते हैं, जैसे ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन हमारे लिए पॉसिबल होना चाहिए कि आप लोग ये बना सकें, ठीक है। इमेज आ रहा है, लेकिन ये हेडिंग्स कैसे प्लेस करनी है, शेडो कहाँ देना है, किस फॉन्ट को बड़ा करवाना है, पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है, लेफ्ट राइट पे अलाइन कैसे करवाना है, सेंटर अलाइन कैसे करवाना है, कार्ड कैसे बनाने हैं, ये चीज़ें अब आपको, आप लोग इसके केपेबल होने चाहिए कि आप इस तरह का बना सकें। ये क्या, ये कॉलम लेआउट यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे वो उन्होंने फ्लेक्स यूज़ करा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट पे अलाइनमेंट और राइट पे अलाइनमेंट हुई हुई है, तो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट के लिए 2 बड़े फ्लेक्स बॉक्सेस बना के रखे होंगे, और उसके अंदर फिर अलग अलग हेडिंग्स और अलग अलग काम हुए हैं। एक एग्जांपल ये वाली हुई, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आपके पास ये वाली हुई है, ये देखिए कि इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर भी पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, दूसरे कंटेनर के अंदर भी ये जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लैक वाला एरिया, ये पहला कंटेनर है, और जो लाइट ग्रे वाला एरिया ये पूरा दूसरा कंटेनर है। इस 2 कंटेनर के अंदर भी 2 अलग अलग कंटेनर्स हैं छोटे, एक ये सर्च वाला और लिस्ट वाला, और एक डिटेल्स वाला। मास्टर डिटेल का कॉन्सेप्ट कहलाता है ये, कि ये मास्टर है, सॉरी ये मास्टर है, जहाँ पर आपके पास सारी लिस्ट आ रही है, और आप जिस भी लिस्ट पे क्लिक करते हैं उसकी डिटेल जो है आपको रेंडर होकर दिख जाती है। तो इस तरह के डिजाइन आप थोड़ा सा, अभी मैं ऑफिशियली असाइन नहीं कर रहा, बट अगर आप चाहें तो आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं इस तरह की चीजें बनाना। एनिमेशन अभी थोड़ी देर के लिए कह ले आप एनिमेट नहीं कर पाते, तो ये व्यू तो बहुत आसानी से बन जाना चाहिए आपसे। रेसिपी एप्लीकेशन है, इसका व्यू बन सकता है, मेरा ख्याल है ये उस वेबसाइट से भी आसानी, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स भी बहुत थोड़े से हैं, तो आसानी से बन सकता है ये। इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी। मैंने कहा UI UX, PinterEst, Pinterest पे बहुत अच्छे UI UX की एग्जांपल्स मिल जाती हैं आपको। तो इस वाले डैशबोर्ड पर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, और पिन्स लोड हो जाएं, तो इधर क्या दिया मैंने, वेब ऐप UI। तो ये देखिए इस तरह की अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मिल जाती हैं आपको। इस तरह की चीज़ बनानी हो तो आप, अब चलें, ये तो बहुत आसान सी है ना, फिर वो तो मुश्किल थी, तो ये तो साइन अप, तो ये इस तरह की चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और टूल्स आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रेडियंट आ रहा है लुक, तो आप ग्रेडियंट जनरेटर पे आए, वहाँ से ग्रेडियंट वाले ग्रेडियंट जनरेटर ऑनलाइन, CSS ग्रेडियंट जनरेटर ऑनलाइन। तो ये gradient.io के नाम की एक वेबसाइट है। मैं टॉपिक से बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए मैं वापस आ रहा हूँ इंशाल्लाह वापस। कलर जिला पे अच्छे आपको ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करें, ये रूल अपने पास अपने एलिमेंट को असाइन करें, तो आपके एलिमेंट को वाला रूल मिल जाएगा। के अंदर प्यारा खूबसूरत सा ग्रेडियंट है। इसको आपने कहा क्या करो जनाब, इसको आपने कहा कॉपी,
अपने एलिमेंट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से जो अभी हमने फेच वाली एग्जांपल बनाई थी यहाँ पे लिखा के दिखा दूँ। मैंने कहा बॉडी स्टाइल का टैग बनाओ ऐड के अंदर आके, और मैंने कहा बॉडी का बैकग्राउंड का इमेज ये दे दो। तो देखें बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज वो आ गया। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर लूँ कि बैकग्राउंड डैश रिपीट कर दी मैंने, नो रिपीट, इस तरह की चीज़ें मतलब थोड़ा सा करके देखें तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, और आप उनको यूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना स्मार्टली यूज़ करते हैं। अगर मेरे जैसे यूज़ करेंगे तो बहुत गंदा लगेगा, लेकिन मतलब आपको इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आपको यूज़ करना और वो आपको काम करवा के दे देंगी। ओके सर। ठीक है, तो दो वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी, यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक है uplabs.com, यहाँ पे आपको सिर्फ ही मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। और दूसरी वेबसाइट जो बताई मैंने वो Pinterest बताई। Pinterest पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप वेब यूआई देख लें तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, जिनको आप आसानी से एज इंस्पिरेशन यूज़ कर सकते हैं। कमिंग बैक टू प्रोमिसेस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जी जनाब, ये क्या चीज़ है? कुछ सवालात किसी के, कुछ जवाबात किसी के, कुछ और मजीद इसमें पूछना चाहेंगे, या फिर हम थोड़ा सा आगे इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ें? जी पूछिए बेटा। ये फैच कोई फंक्शन कॉल हो रहा है और इसको हम एक एंड पॉइंट पास करें, ऐसा ही है। और फिर उसके अंदर हम डॉट देन है, वो भी एक फंक्शन है। अब डॉट देन क्या होता है ये अभी मैं नेक्स्ट देखने जा रहा हूँ एग्जैक्टली। मैं प्रोमिसेस बताऊंगा आपको, अच्छा। प्रोमिसेस क्या होते हैं तो उसके अंदर देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह डॉट देन क्या चीज़ है। आगे बढ़ सकते हैं हम। इसमें इससे और कोई सवाल किसी के प्लीज पूछिए, जरूर पूछिए यहाँ तक अगर किसी के कोई सवाल हैं। ठीक है जी, आई गेस अभी तक सवालात नहीं है कोई, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मैंने कहा एक नई फाइल बनाई मैंने। अब हम दोबारा से ब्राउजर से हट रहे हैं और कमांड लाइन पे जा रहे हैं। तो promises.js के नाम की मैंने एक फाइल बनाई। इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा फंक्शन, इसको क्या लीजिए, गो एंड फेच तो हमने वो पढ़ा, फेच तो फेच वो हो जाएगा, गो एंड गेट आइटम्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ये जो काम है ये थोड़ी देर के लिए हम कह दिया कि ये एसिंक्रोनस काम है, और इसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा सेट टाइम आउट के अंदर हमने बता दिया एक राउंड ब्रैकेट, एरो का सिंबल और कर्ली ब्रैकेट्स फंक्शन हो गया, और सेकंड पैरामीटर में एक इन टाइम आउट बता दिया कितने टाइम बाद, 3 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल। वार या नहीं, यहाँ पे मैंने कह दिया लेट आइटम्स, आइटम लिस्ट कह देते हैं उसको, इक्वल्स टू एक एम्प्टी अरे है, और यहाँ पे मैंने कहा आइटम लिस्ट इक्वल्स टू, उसके अंदर आइटम्स रख दी मैंने। कह लीजिए कि जनाब आइटम, ये इसको मज़ेदार बनाए अगर हम, गो एंड गेट आइटम्स फ्रॉम मार्केट फॉर बिरयानी, वो क्या अचानक मज़ेदार ये। और मैंने यहाँ पे कह दिया जनाब गोश्त चावल देन दही और XYZ आइटम जो होते हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर शायद जानते हो, आप में से कोई, शायद आप लोग भी मेरे जैसे हों जो दूर दूर से बाहर से काम करते हैं किसी का, तो उसको पता होगा वो आइटम ही आने। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, आइटम्स रिटर्न करवा दिए। ठीक है, अच्छा एक और फंक्शन बनाया मैंने, ये बल्कि अभी इस पे आते हैं। तो मैंने कहा जनाब गो आइटम्स, इस आइटम को मैंने कॉल करा मेथड को, और जब मैंने कहा लेट रिक्वायर्ड आइटम्स इक्वल्स टू दिस, आइटम्स आ गए, तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग लेट्स कुक बिरयानी यूजिंग, और मैंने इसको आइटम्स बता दिए कि इन आइटम्स को यूज करके बिरयानी बनाओ। सही है भाई, सब समझ आ रहे हैं यहाँ तक, कोई मसला? सब समझ आ रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़े। एक गलती करी मैंने यहाँ पे जानबूझ के,
सर आइटम लिस्ट नहीं लिखा, फिर रिक्वायर्ड आइटम्स लिखा है। कहाँ पर नहीं लिखा मैंने आइटम्स लिस्ट? रिक्वायर्ड आइटम्स की जगह पे आई थिंक आइटम लिस्ट लिखना था। क्यों, ये तो वेरिएबल का नाम है ना, दूसरे इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, इसने ओके हाँ इस मेथड ने जो रिटर्न करा वो मैंने इस वाले वेरिएबल में रखवा लिया। जी जी सर। ठीक है, चला के देख लूं। मैंने कहा नोड स्पेस और मेरी फाइल का नाम है promises.js। promises.js को जब मैंने एंटर करा तो लेट्स कुक बिरयानी यूजिंग mtr। यहाँ पे तो मेरे पास आइटम्स आने चाहिए थे कि कौन कौन से आइटम को यूज करके बिरयानी बनानी है। ऐसे बिरयानी बनाऊंगा तो मैं तो फिर मतलब खाली पतली आएगी, आखिर में खाली देख आ जाएगी आखिर में। वो आई थिंक एरे आर्गुमेंट्स शायद पास करनी होगी शायद। देखें, मैंने इस वाले मेथड से ये एरे रिटर्न तो करवाई है। ये जो एरे है मेरे पास, ये मैंने सेट भी करवा रहा हूँ और रिटर्न भी करवा रहा हूँ। जो मैं रिटर्न करवाता हूँ वो मेरे पास यहाँ पे वापस आता है। जो यहाँ पे वापस आता है मैं वो ये लिया और मैंने इसको बना लिया। मार्केट जाके आने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मैंने उसके लिए 3 सेकंड टाइम आउट भी ले लिया। सर जी बोलिए प्लीज, शाबाश, कोई मसला नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सर वो 3 सेकंड की टाइम इंटरवल के लिए ना उससे क्या यहाँ हो पे रहा है? मतलब सेट टाइम आउट हाँ, उस तरह से एम्प्टी एरिया असाइन कर दे रहा है उसे, सेट मतलब टाइम ऐसे। आउट, सेट टाइम आउट एम्प्टी एरे असाइन कर दे रहा है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए आप, सही डायरेक्शन में। सही लग रहा है आपको थोड़ा? देखे ना, जैसे लेट आइटम लिस्ट हमने किया हम्म, तो हमने तो एम्प्टी एरे मतलब असाइन किया ना, फिर उसमें एक फंक्शन किया सेट टाइम आउट लगाया, 3 सेकंड बाद उसको वो वैल्यूज असाइन होंगी। 3 उससे सेकंड बाद पहले ही सही हाँ, उससे बिल्कुल पहले ही ये काम परफॉर्म हो जा रहे हैं सही जो है। हम नीचे करना चाह रहे हैं, इस वजह बिल्कुल से हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकियों को समझाने के लिए देखिए हमने कर रहे क्या है, हम यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट बनाई जो कि एक एम्प्टी एरे है, और हमने कहा 3 सेकंड बाद आइटम की एरे के अंदर ये 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट रख देना। 3 एलिमेंट रखे में इत्तेफाक से 3 सेकंड का टाइम आउट भी, तो हम यहाँ पे एक शायद 2-3 एलिमेंट्स और बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कह दिया कुकिंग ऑयल भी ले आओ, कुकिंग ऑयल भी ले आओ, और यहाँ पे और क्या चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल सलाद आइटम्स भी ले आओ, और कोल्ड ड्रिंक तो जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 6 आइटम्स हैं। ये 6 आइटम्स इन 3 सेकंड के टाइम आउट के बाद मेरे एरे के अंदर सेट होंगे जाके। जब ये 6 आइटम्स इन 3 सेकंड के बाद जाके सेट होंगे तो क्या रिटर्न भी 3 सेकंड बाद होगा? रिटर्न तो फौरन करवा दिया मैंने। जब मैंने रिटर्न फौरन करवा दिया तो वो जिस टाइम ये रिटर्न कर रहा होगा उस टाइम तक वो एरे तो खाली पड़ी हुई होगी। जब एरे खाली पड़ी होगी तो मेरे पास इस वाले मेथड ने के पास, जब इस मेथड ने कॉल करा, वो क्या हुआ, पहले यहाँ पे कॉल आई, फिर उसने कहा 3 सेकंड बाद ये वाला काम करूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉल आई, उसने खाली एरे रिटर्न करवा दी। खाली एरे मेरे पास रिक्वायर्ड आइटम्स के पास आ गई, और रिक्वायर्ड आइटम्स यहाँ पे एम्प्टी एरे लॉग हो गया। ये वाली बात समझ में आई? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन बता सकता है? आइसक्रीम भी चाहिए रहीम भाई को, कह रहे हैं वो आइसक्रीम, रहीम भाई बिरयानी बना रहे हैं, अभी छोड़ दें, गला खराब है मेरा, मैं गर्म चाय पी रहा हूँ, आइसक्रीम की बात नहीं करें। सर रिटर्न आइटम लिस्ट भी 30 सेकंड्स बाद कॉल कर लें, उससे भी सेट टाइम आउट लगा दें। आप बताइए हसन अंसारी, आप क्या कह रहे हैं? सर ये डॉट देन रिटर्न नहीं हो जाएगा? डॉट देन जो है ना हर फंक्शन पे नहीं रख सकता। डॉट देन के लिए आपको कुछ और फंक्शन के अंदर कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है, जो हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी क्या करा जाए? 3 सेकंड का टाइम आउट जरूरी है, ये 4 सेकंड का टाइम आउट जरूरी है। जी हसन अंसारी को कहिए। आई थिंक रिटर्न आइटम लिस्ट को पैरेंथेसिस के अंदर ही कॉल कर दें। हाँ, अगर मैं रिटर्न Item आइटम list लिस्ट को कर इसके अंदर ले जाऊं तो क्या होगा? अब एक और बड़ा मसला हो गया। पहले यूजिंग एम्प्टी हो रहा था, अब अगर मैं कहता हूँ नोड तो ये कहता है यूजिंग अनडिफाइंड। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके करीब जा रहे हैं, ठीक है। अनडिफाइंड कौन क्यों आ रहा है, कौन बताएगा? लेट्स कुक यूजिंग बिरयानी यूजिंग आइटम लिस्ट सेट नहीं हुई थी सर। नहीं, आइटम लिस्ट तो सेट हो गई थी। सेट हो आइटम गई। लिस्ट एम्प्टी तो सेट हो गई थी सर कम से कम। जी कौन बता रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है।
अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ये कौन बताएगा जल्दी से? बहुत आसान सा एग्जाम ये जवाब। क्योंकि है ना, ये हमने रिटर्न है ना सेट टाइम आउट पे लगा दिया है और उस फंक्शन पे नहीं लगा हुआ, तो फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न ही नहीं होगा। तो फंक्शन क्या रिटर्न करता है? हर फंक्शन एक, मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को सुन लीजिए और याद रख लीजिए हमेशा के लिए सब लोग। और आप लोग सही बता रहे थे, मैं आपको ये इस वजह से नहीं बता रहा कि आप लोग गलत बता रहे थे। एक बात बताई जा रही है आपको, ये सुन लीजिए और हमेशा के लिए याद रख लीजिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर आपने उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आपकी बताई हुई वैल्यू को रिटर्न करेगा, और अगर आपने उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर ये हो रहा है कि जब वो यहाँ पे गया गो एंड गेट आइटम्स फॉर फ्रॉम मार्केट फॉर बिरयानी कॉल हुआ, तो वो एम्प्टी लिस्ट उसके अरे बनाई। 3 सेकंड बाद वो ये काम करेगा, क्या करेगा, लिस्ट को अंदर ये वाला आइटम सेट कराएगा और 3 सेकंड बाद रिटर्न कराएगा। लेकिन ये रिटर्न की स्टेटमेंट कहाँ लिखी है? 3 सेकंड बाद जो लिखी है वो इस वाले फंक्शन के लिए, जो ये कर्ली ब्रैकेट वाला फंक्शन है, जो एरो फंक्शन है। ये अब रिटर्न स्टेटमेंट बाहर वाले फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रही, वो इस कर्ली ब्रैकेट की रिटर्न स्टेटमेंट हो गई। इस फंक्शन से अभी क्या रिटर्न हो रहा है? इस फंक्शन से जो लाइन नंबर 10 कुछ भी नहीं है, तो यानी अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, और वो अनडिफाइंड यहाँ पर आके आपके पास यहाँ पे लॉग हो गया। ये देख रहे हैं ना, ये भी कर्ली ब्रैकेट वाला ये एक फंक्शन ही तो है, एरो फंक्शन है ना। और यहाँ से हमने क्या रिटर्न करवाया? ये जो आइटम लिस्ट है ये रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि यार ये जो हमने काम करा है कि यार 3 सेकंड का टाइम आउट भी चाहिए हमें, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन अब हमारे पास अवेलेबल हो गया है, जिसका नाम है प्रॉमिस। वो कैसे यूज करते हैं करके देखते हैं। मैंने कहा लेट आइटम्स प्रॉमिस, बल्कि लेट यहाँ पे छोड़ दिया डायरेक्ट। मैंने कहा न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस बनाया। ये जो न्यू प्रॉमिस है, 2 तरीके हो सकते हैं इसके। मैं सोच रहा हूँ आपको कौन सा तरीका सर बता दीजिए जो ज्यादा आसान लगे आपको। इस तरह कर लेते हैं, चलें कि लेट आइटम्स प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। दोनों तरीके बता देता हूँ मैं आपको। पहले पहला तरीका जो आसान मुझे लग रहा है, फिर दूसरा तरीका से कर देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या दिया, आइटम प्रॉमिस रिटर्न करा दो। प्रॉमिस बनाया आपने न्यू प्रॉमिस, और जिस वेरिएबल के अंदर प्रॉमिस बनाया था उसको रिटर्न करवा दिया। पहला काम। दूसरा काम क्या करा? दूसरा काम ये करा कि जो वेरिएबल था, आपने कहा वेरिएबल डॉट, यानी जिसके अंदर आपके पास प्रॉमिस बना हुआ था, डॉट रिजॉल्व कॉल कराया। और रिजॉल्व कराते वक्त आपने क्या करा, ये आइटम्स की लिस्ट उसको दे दी। रिटर्न की स्टेटमेंट हटा देंगे, अब हमें यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि एक काम करें, ये मैं दोबारा अब इस तरीके को छोड़ें, जो स्टैंडर्ड तरीका है जो ज्यादा यूज करता हूँ मैं, उसी तरीके से बता दूँ। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये सारा का सारा काम मैंने उठाया, बल्कि इसको अभी यहाँ पे कमेंट छोड़ दिया। प्रॉमिस देखते हैं और फिर ये काम उसके अंदर कैसे लेके जाएंगे ये मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कहा न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस जो है वो क्या करता है, वो भी जैसे सेट टाइम आउट जो है अपना पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन लेता है, इस तरह न्यू प्रॉमिस भी जो है पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन लेता है। तो मैंने एक पैरामीटर के अंदर एक एरो फंक्शन बनाया। इस एरो फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स आते हैं अपने, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजेक्ट को अभी हम यूज नहीं करने जा रहे, इसलिए मैं यहाँ से हटा भी दे रहा हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। तो जनाब क्या हुआ, न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस के अंदर उसी तरह जैसे सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन आता है, हमने एक फंक्शन बनाया। आपकी मर्जी, आप इस तरह बना लीजिए, FUNCTIUN फंक्शन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। सेकंड पैरामीटर कोई भी नहीं है, जैसे सेट टाइम आउट का सेकंड पैरामीटर था कि इतने टाइम के बाद चलो, तो प्रॉमिस का सेकंड पैरामीटर कोई भी नहीं देना अभी आपने बस एक पैरामीटर देना है। एक पैरामीटर देना है जो खुद एक फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन जो है इसको आप इस तरह लिखें या आप एरो फंक्शन लिख दीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं एरो फंक्शन लिख देता हूँ ताकि हमारी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब ये न्यू प्रॉमिस के नाम के एक चीज बन गई है। इस न्यू प्रॉमिस का जो पहला पैरामीटर फंक्शन है, यहाँ पे मिलता है रिजॉल्व, या इसको आप कहते हैं आर, या इसको आप कहते हैं RES, आपकी मर्जी। लेकिन आमतौर पर इसको रिजॉल्व कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट में RES लिख दिया मैंने इसको। ये जो सारा काम था, ये सारा का सारा काम उठ के मैं इस प्रॉमिस के
कॉल बैक के अंदर ले आया। इसको इंडेंट कर दिया ताकि आपको दिख सके कि इसके अंदर है हम। ये लाइन यहाँ से हटा दी, और ये जो मैं यहाँ से रिटर्न करवा रहा था, बजाय इसके कि मैं रिटर्न करवाऊँ, मैंने ये जो रिजॉल्व वाली स्टेटमेंट लिखी हुई थी इसको दोबारा से यहाँ पे पास करा, राउंड ब्रैकेट्स लगा इसके आगे, यानी ये रिजॉल्व भी एक फंक्शन है। तो न्यू प्रॉमिस के अंदर पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन आता है, उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है रिजॉल्व के नाम का, जो खुद भी एक फंक्शन होता है। रिजॉल्व को मैंने डेटा पास कर दिया आइटम्स लिस्ट का। हम अभी इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा तोड़ के देखेंगे, दोबारा पूरा लिख के दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इस तरह, ये बल्कि मैं इसको भी इसके अंदर ही ले आता हूँ, बाहर की जरूरत नहीं है अभी हमें। और इस लाइन को हम आसानी करने के लिए इस तरह लिख लेते हैं, यानी एक डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों एक ही लाइन के अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से मैं कहूँगा रिटर्न भी करवाओ, ये जो नया प्रॉमिस बना है ना इसको रिटर्न करवा देना, ठीक है। अब हुआ क्या, गो एंड गेट आइटम्स फ्रॉम मार्केट फ्रॉम बिरयानी के अंदर एक प्रॉमिस बना, यानी ये क्या कह रहा है, जब मैं आइटम ले आऊंगा तो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं कुछ ना कुछ वापस करूंगा। जब भी आपका फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो, आपका ऐसा कोई भी फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो, उस फंक्शन के ऊपर आप डॉट देन लगाते हैं। आप उसको नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करके छोड़ नहीं देते, बल्कि आप उस फंक्शन के ऊपर डॉट देन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर फैच के ऊपर हमने फैच को कॉल करा था और उसको डॉट देन लगाया था, इसी तरह यहाँ पर आके हम गो एंड गेट आइटम्स फ्रॉम मार्केट को कॉल करेंगे। इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस मेथड को हम कॉल करेंगे और कॉल करके लगाएंगे डॉट देन। इसी लाइन में लिखें तो भी सही है, ऐसे लिखें तो भी सही है, बस इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है। अगर आपने सेमीकोलन लगा दी तो ये फिर अब एरर है, ठीक है। क्योंकि इसी तरह ये आप क्या कहते हैं, ये कहता है मेथड चेंज करना। ये काम करो डॉट देन, यानी इसी के साथ जब ये वाला काम हो जाए, सॉरी, तो क्या काम करवाना है आपने, डॉट देन भी अपने अंदर भी एक फंक्शन लेता है। ये देखिए एरो फंक्शन है, तो डॉट देन के अंदर भी एरो फंक्शन लिया है मैंने। ये एरो फंक्शन क्या होगा जनाब, ये एरो फंक्शन कब चलेगा, ये एरो फंक्शन तब चलेगा जब इसमें से, इस वाले मेथड में से जो प्रॉमिस रिटर्न हुआ है, जब वो रिजॉल्व हो जाएगा तब ये मेथड चलेगा। अच्छा, आते हैं जरा इस वाले मेथड के अंदर। ये रही ये वाला मेथड, हम रिजॉल्व कब करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं रिजॉल्व। ये रिजॉल्व कब हो रहा है, 3 सेकंड के बाद जब वो आइटम की लिस्ट की वेरिएबल बना लेगा तो वो रिजॉल्व करवाएगा, ठीक है जनाब। रिजॉल्व हो गया, हमने कहा console.log प्रॉमिस रिजॉल्व्ड, पहले यहाँ तक चलाते हैं। इसको क्लियर करा मैंने और नोड promises डॉट जेएस चलाया, उसने 2-3 सेकंड का टाइम लिया और आखिर में उसने कह दिया प्रॉमिस रिजॉल्व्ड। न सिर्फ ये कि वो प्रॉमिस रिजॉल्व करता है, बल्कि यहाँ पर वो रिजॉल्व्ड डेटा भी लेकर आता है। आपकी मर्जी, इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख लें, जैसे मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। और ये रिजॉल्व डेटा क्या है, एक्चुअली ये रिजॉल्व डेटा जो है ये वही बिरयानी आइटम्स है, जो ये वाली एरे है। तो मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट करा, 1, 2 और 3 सेकंड उसने टाइम लिया और उसके बाद उसने वो रिजॉल्व करके लाके दे दिया कि ये 6 आइटम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। तो इस तरह एक पूरा फ्लो बनता है आपके पास प्रॉमिसेस का। कोड छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन काम बहुत सारे हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा जनाब, सबसे पहले हमारे पास एक मेथड लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन को समझते हैं। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन का नाम है एक कोई भी x। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन आपके पास कोई एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। जैसे हम टॉप पे देख के सामने दिख रहा है कि ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, या तो यहाँ से या यहाँ पे देख लें अगर कि प्रॉमिस जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद डॉट देन लगा हुआ है, यानी ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जनाब। अच्छा, प्रॉमिस ने फंक्शन ने प्रॉमिस रिटर्न करा, उस प्रॉमिस के अंदर क्या काम हो रहा है, उस प्रॉमिस या तो वो प्रॉमिस फुलफिल होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। फुलफिल यानी मैं तो कहूंगा कि मैंने आपसे एक वादा किया और वैसा ही हुआ तो ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया। मैंने आपसे एक वादा किया लेकिन वैसा नहीं हो पाया तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक और होता है रिजेक्ट के नाम का। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्वर को कहा कि मुझे डाटा दे दो, सर्वर वो डाटा नहीं दे पाया तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने सर्वर को कहा डाटा दे दो, सर्वर ने वो डाटा दे दिया तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, ठीक है जी।
अच्छा, अब हमने क्या कहा जनाब, हमने कहा जनाब कि एक प्रॉमिस है हमारे पास, वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर के रिजेक्ट को यूज नहीं करें, और तो आसान करने के लिए मैं इस रिजेक्ट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या कहा, इसके अंदर मैंने कोड की नेचर को एसिंक्रोनस बनाने के लिए मैंने एक सेट टाइम आउट लगा दिया। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ मेरा कोड यहाँ पे जाएगा, इस मेथड को कॉल करेगा, और इसके यहाँ पे उठा के वो क्या रख लेगा, एक प्रॉमिस रख लेगा। वो कहेगा जनाब इस यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉमिस आ गया, और जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तब मैं ये वाला काम करूंगा, लेकिन इस दौरान वो अगर चाहे तो वो फ्री है, और वो यहाँ पे अगर अगली कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उस अगली स्टेटमेंट पे जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। चला के दिखा दूं मैं आपको, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो मेरे पास ये जो मेथड, ये जो लिखा है कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व, ये बाद में चलेगा, पहले ये वाला चल चुका होगा। एंटर करा तो मेरे पास फॉरन आके आई एम हंग्री, और 3 सेकंड बाद वो क्या करा, उसने ये वाला आइटम दे दी। इस मेथड को देख लीजिए, इसको मैंने एसिंक की नेचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से सेट टाइम आउट लगाया। तो जनाब ये वाला प्रॉमिस 3 सेकंड बाद रिजॉल्व होता है। किस डेटा के साथ रिजॉल्व होता है, जो यहाँ पे डेटा मैंने बनाया हुआ ये वाला डेटा, ये डेटा लेके रिजॉल्व हो जाता है। अब मेरी मर्जी कि मैं इस डेटा को रिसीव करूँ किसी भी नाम में, और जिस भी नाम के साथ रिसीव करूँ उसको मैं उसके ऊपर कोई भी अपनी मर्जी काम करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक एरे आई है तो मैं उस एरे के ऊपर आइटरेट कर सकता हूँ, अलर्ट करा सकता हूँ, लॉक करा सकता हूँ अलग अलग। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया है तो मैं उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके अपने अपनी मर्जी का काम करा सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सब सो गए? सर जी सर। सर ये जो आपने नीचे फिर एक फंक्शन जो कॉल किया गो एट गेट आइटम्स वाला, उसके बाद ही आपने ये स्टेटमेंट, उसे कैसे पता चला कि मतलब ये प्रॉमिस इसका ये मतलब जो आपने डॉट देन करके लगाया? हाँ, ये नहीं समझ में आया। देखें जब ये फंक्शन चलेगा तो इस फंक्शन को क्या मिलेगा, इस वाली लाइन से लाइन नंबर 16 को देखें सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे उठ के क्या आ गया, फंक्शन को कॉल कर, फंक्शन कॉल करा तो फंक्शन जो रिटर्न करे वो उठ कर आ गया। क्या उठ कर आ गया, उसके पास एक प्रॉमिस उठ कर आ गया। तो प्रॉमिस उठ कर आ गया। अब ये जो भी प्रॉमिस आया है वो रिजॉल्व होगा किसी एक्स ड्यूरेशन के बाद। हो सकता है 3 सेकंड बाद हो रहा, हो सकता है 3000 सेकंड बाद हो रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि यार ये जो नेक्स्ट काम करना है ना, ये क्योंकि मेरे इस प्रॉमिस पे डिपेंडेंट है तो मैंने इसके डॉट देन के अंदर करा, और उसका अगला जो काम लिखा है वो प्रॉमिस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने डॉट देन के बाहर कर दिया कि जाओ ये डेटा लेकर आ जाओ, और जब डेटा लेकर आ जाना तो ये वाला मैसेज प्रिंट कराना, लेकिन इस दौरान अगर तुम फ्री हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट करवा देना। ये इसी तरह कह लीजिए कि आपने अगर एक फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और आपके पास डिफरेंट पैनल्स हैं। थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि आपके पास साइट पे जो है वो नेविगेशन पैनल है, बीच में कंटेंट है, इधर छोटी सी चैट का डेटा है। तो आपने कहा कि जाओ और नेविगेशन डेटा पैनल का डेटा लेकर आ जाओ, अब नीचे कहेंगे आप जाओ और कंटेंट का डेटा लेकर आ जाओ, नीचे कहेंगे जाओ और चैट का डेटा लेकर आ जाओ। और जब जिसका डेटा, तीनों का डेटा भेजने की रिक्वेस्ट आपने पैरेलल में फाइल कर दी 1 2 3 करके, और जब जिसका रिस्पॉन्स आता जाएगा वो अपना अपना काम करता जाएगा। जब नेविगेशन पैनल का डेटा आ जाए तो नेविगेशन पैनल रेंडर कर दो, जब क्या नाम है कंटेंट का डेटा आ जाए तो कंटेंट रेंडर कर दो, और जब क्या नाम है चैट का मैसेज आ जाए, चैट का डेटा आ जाए तो चैट को रेंडर करवा दो। सर लाइन नंबर 10 बता दे फिर से। लाइन नंबर 10 देखिए दोबारा, ये जो रिजॉल्व लिखा हुआ है, ये रिजॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि जब तक अगर ये प्रॉमिस, अगर मैं यहाँ से लाइन नंबर 10 हटा दूं ना तो कभी भी ये डॉट देन चल ही नहीं पाएगा। ये कब चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब यहाँ से इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाऊंगा मैं। जो प्रॉमिस रिटर्न हो गया तो अभी एरर तो कोई नहीं देगा, ये लाइन नंबर 10 मैंने कमेंट कर दी, कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन कभी भी देन के अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो पाया कभी भी। सही है, तो ये डॉट देन कब चलता है, डॉट देन की एग्जीक्यूशन आपके पास तब होती है जब वो डेटा वहां से रिजॉल्व हो चुका हो, जब वो प्रॉमिस वहां से रिजॉल्व हो चुका हो। जो भी प्रॉमिस आया है वो जब वो रिजॉल्व होगा तब इस देन की एग्जीक्यूशन होगी। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा सर्वर से डेटा लेकर आओ, सर्वर से डेटा लेकर आने के मैंने नोट करा कि यार सर्वर से डेटा आने में 2 सेकंड लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, ऑल गुड। मैंने कहा सर्वर से डेटा लेकर आओ, और 2 सेकंड बाद मैंने कहा कि डेटा जो आया हुआ है उसको रेंडर कर दो 2 सेकंड के टाइम आउट लगा के।
तो मेरे पास तो चलना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कि आपके पास डाटा आने में 2 सेकंड नहीं लगते बल्कि 3 सेकंड लगते हैं, तो मैंने टाइम आउट लगाया होगा 2 सेकंड का फिक्स ड्यूरेशन का, है ना। आपके पास डाटा आने में लगे 2 की जगह 3 सेकंड, जब आपके पास 2 की जगह 3 सेकंड लगे तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास आपके कोड जब आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो वो कहेगा डाटा को रेंडर कर दो, लेकिन वो डाटा तो आया वही नहीं होगा। तो डॉट देन ये क्या करता है, उसको आज़ाद करा देता है टाइम बाउंड के साथ कि अब आप डिपेंडेंट नहीं है किसी भी टाइम के ऊपर, जब भी वो डाटा आएगा तब वो ये वाला काम करेगा। अगर कभी आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगले 1 साल के अंदर आ गया तो 1 साल बाद वो ये वाला काम कर देगा, और अगर कभी भी नहीं आया तो ये वाला काम कभी भी नहीं हो पाएगा। आपका कोड जो बाकी था वो अपना काम कर रहा होगा, ये वाला हिस्सा नहीं चल पाएगा बस। तो लाइन नंबर 10 ये इस हिस्से को चलाने के लिए, लाइन नंबर 19 को चलाने के लिए मैंने यहाँ से रिजॉल्व करवाया। रिजॉल्व करते वक्त मैं सिर्फ इस तरह रिजॉल्व करा दूं तो भी सही है, तो बस ये वाली चीज नहीं मिल पाएगी मुझे, लेकिन देन के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन रिजॉल्व करते वक्त मेरी मर्जी होती है कि मैं किस डाटा भी साथ में भिजवा दूं, तो मैंने कहा यार ये जो आइटम लिस्ट बनी ना यही यहाँ पे भिजवा देना, तो असल में यही आइटम लिस्ट यहाँ पे भी आ जाएगी। अब मैंने उसका नाम आइटम लिस्ट की जगह यहाँ पे मैंने उसका नाम कुछ और रखा हुआ है, मैंने इसका नाम यहाँ रखा हुआ एक्स, तो मेरे पास एक्स में डाटा आ जाएगा। वेरिएबल है ना, फंक्शन का पैरामीटर का नाम तो वेरिएबल होता है, तो आपकी मर्जी आप पैरामीटर का नाम कुछ भी रख लें। मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नाम एक्स रखा हुआ है, तो एक्स के अंदर डाटा आया और एक्स ने रेंडर कर दिया। अब क्लियर हुई बात? यस सर। और सवाल किसी का? सर ये जो फंक्शन हमने बनाया गो एंड गेट फ्रॉम मार्केट, वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो रिटर्न स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट देके बना दिया है। और उस प्रॉमिस में हमारे पास एक एरो फंक्शन बना हुआ है, ये बना हुआ एरो वो फंक्शन एक ही पैरामीटर लेता है, जो न्यू प्रॉमिस है वो एक ही पैरामीटर लेता है, और वो एक एरो फंक्शन लेता है, और जो उसने एरो फंक्शन लिया उसमें भी हमने एक पैरामीटर पास किया है जो कि एक और फंक्शन डिफाइन हुआ है उसके पीछे। हाँ, पीछे डिफाइन हुआ है इंटरनली, एग्जैक्टली ऐसे ही है, पीछे डिफाइन हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो एरो फंक्शन है उसके अंदर हम एक और फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट टाइम आउट का, जो एरो फंक्शन लेता है, जो 2 पैरामीटर लेता है, एक एरो फंक्शन और एक टाइम। इसको कंफ्यूज नहीं करें। ये देखें, ये जो चीज है ना, मैंने ये मेरी एक मजबूरी थी जो कह लीजिए, जिसको मैं आपको थोड़ा सा एसिंक्रोनस नेचर बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, वरना प्रॉमिस का अपना स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आप ये सब हटा दें, ये तो हम हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट है ना, लेकिन प्रॉमिस यहाँ तक हो गया कंप्लीट, खत्म, प्रॉमिस और कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए मतलब अभी आप कह लीजिए कि अभी बेसिक्स के अंदर आप कह सकते हैं ये प्रॉमिस इतना काफी प्रॉमिस है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रॉमिस के अंदर चाह रहे हैं जानबूझ के कि थोड़ा सा एक एसिंक्रोनस नेचर लेकर आए, तो हमने क्या करा, हमने एसिंक्रोनस नेचर पढ़ने का आसान तरीका देखा हुआ है, या तो मैं फैच यूज करता, लेकिन अभी फैच के ऊपर हम जाते तो फैच के अपनी इंटरनल में फंसते, तो मैंने फैच के लिए बजाय मैंने आसान तरीके से कह दिया कि ये आइटम ये डेटा है। सही है? जी सर। प्रॉमिस की एक और एग्जांपल करेंगे, अभी पहले यहाँ तक समझ में आ जाए तो बढ़ेंगे आगे, ताकि फिर मतलब वो थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, इसलिए पहले यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़े, सवालात अगर कोई है तो प्लीज पूछ लीजिए। मेरे सारे सवालात नहीं है, शायद समझ में नहीं आया या शायद ज़्यादा समझ में आ गया, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है कि समझ में आ गया या बिल्कुल समझ नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल सवालात अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं एक और नई फाइल बना रहा हूँ, मैंने इसको कह दिया promises-2.html बनाते हैं इस दफ़ा, ठीक है, ताकि मैं आपको स्क्रीन पे रेंडर करा के भी दिखा दूँ कुछ हिस्सा। हटाया मैंने इसका नाम रखा promises। अच्छा, आज के टॉपिक में हमारे पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अलावा और कुछ नहीं है। ताबिश, हम कल क्या देख रहे होंगे, फिर हम रिएक्ट स्टार्ट करवा रहे होंगे तो कल अगर इसमें आई गेस और तो कोई चीज बची नहीं है। मैं
आप देख लें, और कोई टॉपिक्स हम रिएक्ट से पहले कुछ ज़रूरी हैं चीज़ें अगर कुछ तो आप सोच लें। मैं जब तक इस वाली प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ, और अगर चीज़ें नहीं है तो फिर हम कल से इंशाल्लाह फिर रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक दफ़ा दिमाग में दोहरा लें अगर कोई चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या करा जनाब, मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए। इसको मैंने कहा क्लास नेव पैनल, इसको मैंने कह दिया कंटेंट पैनल, इसको मैंने कह दिया चैट पैनल, थोड़ी देर के लिए आसानी के लिए भी। ठीक है, अच्छा जी, तीनों मेरे पास डिफरेंट पैनल्स आ गए। क्लास की जगह इसको आईडी दे देते हैं ताकि मुझे एलिमेंट गेट करना आसान हो जाए। आईडी क्या देते हैं इसको, ठीक है, नेव पैनल, चैट पैनल और कंटेंट पैनल। स्टाइल के अंदर आया है, ठीक है, और मैंने कहा इन तीनों को, इस तीनों को एक और डिव में रखा, इसको आईडी दे दी मैंने रैपर एलिमेंट, उसके अंदर ये पेस्ट करा। रैपर एलिमेंट को मैंने यहाँ पे उठाया स्टाइल के अंदर, इसकी आईडी रैपर एलिमेंट है, उसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स करा देते हैं। ठीक है, और जिसका आईडी जो है वो ये है, इसको मैंने कह दिया बैकग्राउंड डैश कलर, थोड़ी देर के लिए कह दें इसको एजियर, और चैट पैनल को भी ये कह देते हैं बैकग्राउंड कलर एजियर के, तो उसका भी, और दोनों इन दोनों का पैनल की स्पेलिंग सही लिखी मैंने। ठीक है, और कंटेंट पैनल जो है, कंटेंट पैनल जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है थोड़ी देर के लिए ऑरेंज कह देते हैं। तो ये तीन मेरे पास इस तरह डिफरेंट पैनल्स आ गए। फाइंडर ये रहा, promises-to.html। ओके, एक दफ़ा मैं देखूं क्या मैंने गलती करी। तो रैपर एलिमेंट ये रहा, इसकी मैंने हाइट नहीं दी, सॉरी, इसकी हाइट मैंने कह दिया 100 VH, तो ये इसकी हाइट आ गई। और ये पैनल्स के अंदर भी इनकी भी मुझे हाइट देनी होगी। ओके, दोनों का फ्लेक्स भी आ गया, हाइट और फ्लेक्स दोनों देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर भी आके मैंने हाइट दे दी 100 VH, यही वाला मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मैंने इसको कह दिया फ्लेक्स :1 यानी दोनों को एक एक हिस्सा मिल गया। और समझ लें अगर मेरी स्क्रीन पर टोटल मैंने 10 हिस्सों में बराबर तकसीम करूं तो दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया, 8 हिस्से बचे तो 8 हिस्से मैंने इसको यहाँ पे दे दिए। तो मेरे पास इस तरह आ गया कि 1, 8 और 1 टोटल 10 हो गए। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, इसको मैं कह दूँ 6, तो टोटल 6 और 2 8 इसमें तकसीम हो जाएगा। ये कम हो गया, ये कंटेंट इस तरह बन गया और चैट इस तरह बन गया। ठीक है, इस तरह का एक मेरे पास एक बेसिक सा लेआउट आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब आते हैं, लेआउट तो सिंपल सी चीज़ थी, अब आते हैं अपने आगे मूव करते हैं जहाँ पे मुझे कंटेंट का डेटा चाहिए। सॉरी, कंटेंट ये रहा, कंटेंट का डेटा चाहिए, नेविगेशन का डेटा चाहिए और चैट का डेटा चाहिए। थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं कि ये सारा डेटा हमारे पास कहाँ से आता है, ये सारा डेटा सर्वर से आता है। तो मैं आया जनाब, एक स्क्रिप्ट बनाई मैंने और ये बॉडी के अंदर बना लेते हैं। बॉडी के आखिर में जो कन्वेंशन है वो फॉलो करते हैं। बॉडी के आखिर में हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, 3 फंक्शन बनाई। मैंने कहा फंक्शन गेट क्या है, नेविगेशन कंटेंट, एक और फंक्शन बन, इसके अंदर एक और 2 फंक्शन बनाए। नेविगेशन कंटेंट आ गया, इसको कह दिया मैंने प्राइमरी कंटेंट और चैट कंटेंट। चैट कंटेंट तीनों का डेटा लाने की मैंने यहाँ पे मेथड्स बता दी। इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा रिटर्न कराओ, सॉरी कैप्स लॉक ऑन था,
रिटर्न कराओ न्यू प्रॉमिस, क्योंकि एसिंक्रोनस नेचर चाह रहा हूँ मैं, एसिंक्रोनस नेचर चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा न्यू प्रॉमिस के अंदर डेटा लेकर न्यू प्रॉमिस क्या लेते हैं, एक राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंगुलर, एक मतलब एरो फंक्शन लिया इसने, इस एरो फंक्शन के अंदर रिजॉल्व आता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, सेट इसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए मैंने सेट टाइम आउट के अंदर कह दिया कि जो कंटेंट का डेटा नेविगेशन पैनल का डेटा आता है, इसके अंदर जो है जनाब, ये फॉर एग्जांपल फौरन आ जाता है, 1 सेकंड के अंदर आ जाता है, 1 सेकंड में नेविगेशन पैनल का डेटा आ जाता है। क्या डेटा आया, रिटर्न कर दो, सॉरी रिटर्न नहीं, बल्कि अब ये रिजॉल्व करवाओ, यहाँ से रिजॉल्व करवाओ वो जो डाटा जो भी मेरे पास आया, थोड़ी देर के लिए कह लो होम अबाउट अस, और अबाउट अस के बाद एक और कह लीजिए न्यूज़ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये मेरे पास किसका कंटेंट आया, नेविगेशन का कंटेंट आया। प्राइमरी कंटेंट जो यहाँ पे मेरे पास आता है वो थोड़ी देर के लिए कह लें कि एक मैसेज आता है, वेलकम, हाँ दिया, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके ये 3 फंक्शन लिख लूँ फिर आपके सवाल पर आता हूँ बेटा। वेलकम, दिस इज आवर होम पेज, और इसी तरह चैट का कंटेंट आता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास नाम आ जाता है कि कौन कौन से यूजर्स एक्टिव हैं। मैंने क्या दिया, ताबिश, और कौन कौन हो सकता है, हादिया, यहाँ पे आके टाइप करूंगा हादिया, और कौन हो सकता है, इसरार, एक मिनट, अच्छा ठीक है। और ये जो है मेरे पास कंटेंट का डेटा आने में 3 सेकंड, जानबूझ के मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा रखता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख सके स्क्रीन के ऊपर रेंडर होने में होते टाइम, तो मैंने इसको लगा दिया 10 सेकंड बाद टाइम इसका डेटा आता है और 5 सेकंड बाद इसका डेटा आता है। तो 1 सेकंड में मेरे पास ये डेटा आ जाता है, 10 सेकंड बाद ये डेटा आता है और 5 सेकंड बाद ये डेटा आता है। जी हाँ, ये पूछिए क्वेश्चन। सर ये जो आप सेट टाइम आउट से कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप सेट टाइम आउट के बगैर करके दिखा दें। उसके लिए मुझे बेटा किसी एसिंक्रोनस नेचर को हिट करना पड़ जाएगा, किसी एसिंक्रोनस रिसोर्स को हिट करना पड़ जाएगा जहां से मेरे पास डाटा आता हो। आप ये कह लीजिए कि सेट टाइम आउट में क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूं कि डाटा आने में टाइम लगता है। आमतौर पे वो जो जिस भी आप सर्वर को हिट करेंगे ना, वहां पे आपके पास डाटा आने में वेरिएशन होती है, टाइम आने में, रिस्पॉन्स आने में, इसलिए अभी जरूरी हुआ है मेरे लिए ये फिलहाल वाहिद ऑप्शन है यहाँ पे मुझे एसिंक्रोनस नेचर को मॉक करने के लिए। तो सर ये प्रॉमिस आपकी आवाज बहुत कट, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन बेटा। मतलब जरूरी होता है कि हमें भी यूज करेंगे जब हमें पता हो कि हमारा वो जैसे हमें टाइम लग रहा हो डाटा आने में। तो प्रॉमिस आप वहीं यूज करेंगे जहां पर आपके पास कोई ना कोई एसिंक्रोनस नेचर हो, ठीक है। अगर आपके पास एसिंक्रोनस नेचर नहीं है तो आप प्रॉमिस की जरूरत नहीं ना, ये प्रॉमिस आप वहां यूज कर रहे हैं जहां पे आपको नहीं पता कि आपका रिस्पांस कितनी देर बाद आएगा। ये आपका, आपने कहा खाना बना दो, अब खाना बनाने में आपको नहीं पता कि 1 मिनट लगेगा या 50 मिनट लगेंगे, तो वहां पे आपको प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा कि जब खाना बन जाए तो खाना खाना। सही है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे इसलिए मैंने टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रखा है, यहाँ पे 1 सेकंड रखा है, यहाँ पे 10 सेकंड रखा है और यहाँ पे 5 सेकंड रखा हुआ है। अच्छा, अब पहले क्या करूंगा, पहले मैं आपको सारा डेटा जो है ना, हम पहले इन तीनों मेथड को कॉल करेंगे 1 बाय 1। और इसमें मैंने कहा, सॉरी इसको हटाऊं, अभी तक मेरे पास क्या है, मेरे पास इसी तरह प्लेन स्क्रीन दिख रही है, कोई जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं है, कंसोल पे आप देख सकते हैं, कंसोल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह का डेटा यहाँ पे मेरे पास विंडो दिख रही है। यहाँ पर है, यहाँ पे आके हम इन तीनों मेथड को कॉल करते हैं। पहले मैंने यूज करा गेट नेविगेशन कंटेंट, कॉल करो, जब आ जाए तो देन क्या कर देना, एक मेथड होगा, यहाँ पे मैंने कहा डेटा फॉर नेव,
ठीक है, console.log लेट्स रेंडर nav, और यहाँ पे मैंने डाटा फॉर nav जो भी आया मेरे पास वो रेंडर करा दिया। इसी तरह मैंने अगले दोनों मेथड को कॉल कराया। ये क्या था, गेट प्राइमरी कंटेंट, और ये था गेट चैट कंटेंट। फॉर्मेट कर दिया, इनको यहाँ पे टर्मिनेट कर दें तो बेहतर है, नहीं करें तो मसला नहीं है अभी। अच्छा, लेट्स रेंडर nav नहीं, ये कंटेंट है और ये है चैट। वेरिएबल का नाम मैं सेम रख दूं, अलग रख दूं, दोनों चीजें चल जाएंगी, लेकिन बेहतर ये कि जिस मेथड का, जो इसका मेथड है उसी से रिलेटेड वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो डाटा फॉर चैट कह देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, डाटा फॉर चैट, और यहाँ पे मैं इसको डाटा फॉर कंटेंट कह देता हूँ। सेव करवाया, रिफ्रेश कराया, तो पहले मेरे पास नेव का कंटेंट आ गया सबसे पहले कि ये नेविगेशन है, फिर मेरे पास चैट का है कि ये चैट के यूजर्स हैं, और फिर मेरे पास आखिर में जाके क्या आया जनाब, रेंडर कंटेंट आया। कंटेंट क्या है, एक सिंगल स्ट्रिंग आ रहा है। अब ये देखिए, रिजॉल्व में मैंने अलग अलग तरह का डेटा रिजॉल्व करवाया था। यहाँ से एक एरे रिजॉल्व हो रही थी, यहाँ से एक स्ट्रिंग रिजॉल्व हो रहा था, और यहाँ से एक एरे रिजॉल्व हो रही थी। इसको मैं एरे की जगह एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि एक्टिव यूजर्स कॉलन ये एरे, ताकि आपके पास अलग अलग तरह का डेटा रिजॉल्व होने भी आप देख लें कि आपके पास अलग अलग तरह का डेटा रिजॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले मेरे पास रेंडर आएगा, सॉरी नेव आएगा 1 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद चैट का रिस्पॉन्स आएगा कि एक्टिव यूजर्स की लिस्ट आ गई मेरे पास, ये यूजर्स एक्टिव हैं, और फिर उसके भी 5 सेकंड बाद जो है मेरे पास आ गया वेलकम दिस इज आवर होम पेज, ये एक स्ट्रिंग आ गया। अब मेरी मर्जी, अब मुझे क्या करूंगा, मैं अपनी पुरानी लॉजिक पे जाऊंगा जो आपको पहले पढ़ी है कि यार अब ये जो मेरे पास डेटा आया है इसको स्क्रीन पे कैसे दिखाया जाता है। अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर आया, चैट कंटेंट के अंदर मैंने एक हेडिंग बना देता हूँ मैं, आईडी वेलकम हेडिंग, और यहाँ पर आया मैंने कहा यहाँ पर प्राइमरी कंटेंट है ना, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एलिमेंट जिसकी आईडी जो है वो ये है, डॉट इनर HTML जो है वो ये सेट कर देना जो सर्वर से अभी थोड़ी देर के लिए कह लीजिए आया, मॉक्ड सर्वर से जो हमारा था वहाँ से जो भी डाटा है। इसी तरह यहाँ पर आकर जो नेविगेशन वाला था, पहले ये दिखा दूँ आपको एक दफ़ा, 10 सेकंड बाद आएगा इसका रिस्पॉन्स, मतलब स्क्रीन पे भी आपको 10 सेकंड बाद दिखेगा लिखा हुआ, क्योंकि जब सर्वर से रिस्पॉन्स आया थोड़ी देर के लिए कह लें तो हमने इसको वेलकम दिस इज आवर होम पेज आपको लिखा नजर आ गया। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे भी एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ जिसमें मैं लिस्ट नेविगेशन पैनल बनाऊंगा, और इस तरह यहाँ पे भी एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ जहाँ पे मैं एक्टिव यूजर्स दिखाऊंगा। इसको मैंने कह दिया आईडी नेव मेन्यू, और इसकी आईडी मैंने दे दी, मतलब ये तो पुराना काम है, इसको आपको मसला नहीं होना चाहिए, एक्टिव यूजर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव यूजर्स सबसे पहले नेविगेशन के अंदर आया, एक्टिव यूजर्स मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे देखें ये मेरे पास डाटा फॉर नेव के अंदर एक एरे आई है डायरेक्ट ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने इस एरे के ऊपर आइटरेट करा। आइटरेट करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं। एक तरीका हमने देखा है फॉर प्लेन फॉर का लूप, और एक देखा हमने फॉर ईच का, तो डॉट फॉर ईच चलाते हैं। दफा फॉर ईच याद हो जाएगा, इसका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। फॉर ईच का लेता है अपने अंदर एक मेंबर लेता है, एक कॉल बैक लेता है, और उसके अंदर एक एक मेंबर आता है चला जाता है, तो नेव के नाम का मैंने कहती है। तो उसके अंदर पहले क्या आ जाएगा, पहले मेरे पास होम आ जाएगा, फिर सेकंड टाइम नेव, इसी नेव वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, अबाउट अस आ जाएगा, फिर थर्ड टाइम इसी नेव वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा। याद है ना फॉर ईच? अच्छा जी, यस सर। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करो, लिस्ट आइटम क्रिएट करो। इसको मैंने कहा वार यानी लेट li इक्वल्स टू लिस्ट आइटम, एक लिस्ट आइटम बन गया। मैंने कहा लेट anchor इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
एंकर बना लिया, लेट टेक्स्ट नोड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड को मैंने क्या पास कर दिया, जो भी मेरे पास नेविगेशन का नाम आया वही नाम टेक्स्ट नोड को पास कर दिया। और फिर मैंने कहा एंकर डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट नोड, और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा li डॉट अपेंड चाइल्ड एंकर। और आखिर में क्या करा, इस li को अपेंड कर देंगे इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जिसकी आईडी है नेव मेन्यू। तो नेव मेन्यू वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट उठाते हैं यहाँ पे, हमारी मर्जी फॉर ईच के बाहर उठा लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बार बार उस लूप के अंदर बार बार जाके वो एलिमेंट को पिक ना करे, एक दफ़ा पहले पिक करके रख लेता हूँ। तो मैंने कहा लेट नेव आइटम्स अनऑर्डर्ड लिस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसकी आईडी ये है नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू जब आपके पास आ गया है तो उसके अंदर अपेंड चाइल्ड कर दो ये वाला लिस्ट आइटम। तो होगा क्या, अब होगा ये कि वो नेविगेशन कंटेंट लेने जाएगा, 1 सेकंड बाद नेविगेशन कंटेंट लेकर आएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को उठाएगा और नेविगेशन मेन्यू के तीनों आइटम्स को अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक एक एल के तौर पे लिखा हुआ दिखा देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या। अच्छा, एंकर के अंदर एक और काम करना मुझे ताकि वो एंकर के तौर पे दिख सके। एंकर डॉट सेट एट्रीब्यूट href कॉमा, अभी हम हैश सेट करा देते हैं वरना वो हाईलाइट नहीं होते अगर href ना हो एंकर के अंदर। तो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश करा तो यहाँ पे देखें ये एंकर्स आ गए। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ और 10 सेकंड बाद वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस कंटेंट का डेटा लाके दिखा देगा। वेलकम टू दिस इज आवर होम पेज। एग्जैक्टली ये वाला सा काम करूंगा मैं, एग्जैक्टली यही वाला काम करूंगा मैं। कहाँ पे, चैट कंटेंट के लिए, कि यहाँ पे भी एक मेरे पास एक लिस्ट शो करवानी है। बस वेरिएबल का नाम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। नेविगेशन आइटम्स और अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, एक्टिव यूजर्स लिस्ट है ये। ठीक है, और इसकी आईडी क्या है, HTML के अंदर आया मैं, ये वाली आईडी उठाई, यहाँ पर आके मैंने आईडी को प्लेस करा तो एक्टिव यूजर्स की लिस्ट आ गई मेरे पास। डेटा फॉर नेव नहीं बल्कि डेटा फॉर चैट आता है यहाँ पर, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास देखें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक्टिव यूजर्स के नाम की की थी और उस की के अंदर मेरे पास लिस्ट थी ना। तो मैं कहूँगा आई डेटा फॉर चैट डॉट एक्टिव यूजर्स, इसके ऊपर आइटरेट करो। इसके ऊपर आइटरेट करते हुए मेरे पास एक यूजर आया। अब क्या करेंगे आप, आपने यहाँ पे एंकर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपने डायरेक्ट एक लिस्ट आइटम बनाया, यूजर को उस लिस्ट आइटम के टेक्स्ट के तौर पर सेट करवाया। लिस्ट आइटम के अंदर आपने टेक्स्ट नोड अपेंड करवाई और एक्टिव यूजर्स के अंदर वाली लिस्ट आइटम अपेंड करवा दिया। सेव करवाया, यहाँ बैक रिफ्रेश करवाया। सबसे पहले ये आया, देन ये आएगा, नहीं मैंने कोई गलती कर दी। डेटा फॉर नेव के नाम का वेरिएबल अभी तक यूज कर रहा हूँ मैं, गलती कर दी मैंने। डेटा फॉर नेव ये रहा, यहाँ पे तो डेटा फॉर चैट आया, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करके लेकर आया था इसलिए यहाँ गलती है। ऊपर लॉग की स्टेटमेंट है भी तो यहाँ पे भी लॉग की स्टेटमेंट छोड़ देते हैं। डेटा फॉर 13 hours जल्दी करवाया मैंने, टाइप जल्दी से कराए, बट पुरानी चीजें जो थी उसमें मैंने ज्यादा जल्दी टाइप करा, जो नई चीजें थी उसमें मैं कोशिश करता टाइम दे सकूं। सबसे पहले ये आया, देन ये आया और इवेंचुअली ये मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। अब मैं अगर इसको ऊपर नीचे भी ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं कह देता हूँ चैट का डेटा लेकर आओ, या सबसे पहले मैं कह देता हूँ प्राइमरी कंटेंट का डेटा लेकर आओ। मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। सबसे पहले हमने कह दिया प्राइमरी कंटेंट का डेटा लेकर आ जाओ, तो वो जाएगा प्राइमरी कंटेंट का डेटा लेकर आएगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स सबसे आखिर में आता है तो सबसे आखिर में रेंडर हो गई। फिर सबसे मैंने कहा मैं नेविगेशन का डेटा लेकर आओ, फिर मैंने कहा भाई चैट का डेटा लेकर आओ। तो नेविगेशन का रिस्पॉन्स सबसे पहले आया तो सबसे पहले ये रेंडर होगा, फिर ये रेंडर होगा और आखिर में ये रेंडर होगा। बात समझ में आ रही है? सब भाग गए? सर क्या क्या करवा दिया, इतनी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, टाइप करना आपको आता है, हमें थोड़ी आता। समझ आ रही। हाँ जी प्यारे बच्चों,
जी सर समझ तो आ गया, बस प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी सी तो सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस कब होगी? सर रात में कर लेंगे। आज कर लीजिएगा, वरना कल जो है ना वो नए काम आ जाएंगे। जी सर कर लेंगे आज। तबिश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, आई गेस ये तो इनफ हो गया। एक दो टॉपिक्स मुझे और नजर आए हैं, जैसे अगर तो लाइक ये तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन वगैरह, अगर तो देख लें अगर नीड है अभी सर फॉरन वो की रिएक्ट से पहले। मैं कह रहा हूँ सर, तो वैसे कल रिएक्ट ही स्टार्ट कर लें, फिर ये बीच में कहीं एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो एक दो टॉपिक्स बचे वो आप कवर कर लीजिएगा। मैं वो टॉपिक सुन लूँ, फिर हम देख लेते हैं, डिसाइड तो वो करते रिएक्ट हैं। की थोड़ा वो जावास्क्रिप्ट की, मतलब वो जावास्क्रिप्ट ही है तो। हाँ है तो एज सच जावास्क्रिप्ट ही, बट चलें खैर देखते हैं। तबिश आपके बता रहे हैं, एक तो आप एडवांस वो सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या बता रहे हैं, और कौन से बता रहे हैं? और एक तो मुझे वो नजर आता है तो जेसन के मेथड ना स्ट्रिंगिफाई, और अगर तो नीड है अभी की तो देख लेंगे रिएक्ट से पहले, आप देख लें जैसा बेहतर लगे। मेरा ख्याल है इसको जहाँ पे यूजेज आएगा ना तहाँ ताबिश भी वहीं करवा देंगे। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन तो यूजेज है, मतलब हम वहाँ वो एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह एक वो है, क्या नाम है, स्प्रेड ऑपरेटर जो है एरेज के लिए, वो भी एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पे हमारे यूजेज आएगा तो हम बता देंगे। बस सही है, बेहतरीन है। ठीक है, तो कल से इंशाल्लाह फिर वो रिएक्ट है फिर। हाँ जी इंशाल्लाह कल से हम जो है वो फिर रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। जी कोई क्वेश्चन था? सर रिएक्ट के लिए बस npm वगैरह इंस्टॉल करना है। npm आपके पास ऑलरेडी होगा, जब आपने रजिस्टर कर लिया अभी अभी उस पर मैं वो है ऑलरेडी, यार्न की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जरूरी नहीं है, npm इज इनफ फॉर नाउ। और सर एक चीज जो आप रिएक्ट में वगैरह कोड कराएं, वो अगर आप अपने पास सेव रखें, वो भी अगर आप ड्राइव पे शेयर कर सके। मैं कोशिश कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है। ताबिश आप हमारे पास एक रिएक्ट की बुक है राइट? जी जी सर बिल्कुल है। वो बुक मुझे दे देगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, मैं ड्राइव पर डाल दूंगा इंशाल्लाह। और कल हम पहले वही करेंगे कि पहले प्लेन HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट को जो वो जो बेबल के साथ इंट्रोडक्शन होता है ना, कि आपने बगैर किसी npm के डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, उस तरह काम करके देख लेंगे एक दफ़ा। और फिर उसके बाद फिर उसको वो क्रिएट रिएक्ट पे बाद में जाएंगे, मतलब थोड़ा एक शायद कल ना जा पाए क्रिएट रिएक्ट के ऊपर। पहले हम प्लेन वेनिला रिएक्ट जेस कैसे काम करती है और कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फायदा होता है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर उस पर जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। हादी आप क्या कह रही हैं बेटा, क्वेश्चन था कोई आपका? सर आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो बीच में छुड़वाई थी वो आप आगे करवा देंगे? फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने टॉपिक्स कौन से छोड़े थे? प्योर फंक्शन की हमने बात कर ली थी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास क्या रह गया है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जब बेटा यहाँ पे टॉपिक्स देखे थे ना, ये वाले एरे के, फॉर ईच, मैप और फाइंड वगैरह, ये इन्हीं टॉपिक्स को होता है कि म्यूटेट नहीं करना है ग्लोबल स्टेट को। वो ये देखें, फाइंड वही कर रहा है कि उसमें से फिल्टर, फाइंड और फिल्टर दोनों एक ही काम है एक्चुअली, कि आपकी एरे के ऊपर काम करके दे रहे हैं। मैप यही काम कर रहा है कि म्यूटेट नहीं कर रहा, और फॉर ईच जो है वही फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पैराडाइम में यूज हो रहा होता है सारे। तो ये ही चीज़ें आपके पास मेरा ख्याल है। मैं देख लूंगा, इस आर्टिकल को मजीद पढ़ लूंगा, कोई शेयरेबल चीज़ हो तो मैं कल सुबह पहले इसको शेयर कर दूंगा इसमें से, और फिर आगे बढ़ेंगे। रिएक्ट से पहले मैं पहले एक दफ़ा पढ़ लूंगा डिटेल में दोबारा आर्टिकल को आज इंशाल्लाह, और फिर मैं आपको बता दूँ। जी ठीक है। जी हसन कहिए प्लीज। सर लास्ट वीक की आपने रिकॉर्डिंग ड्राफ्ट में नहीं डाली थी क्या? रिकॉर्डिंग नहीं करी थी? 2-3 वीक से हमारी पास जो रिकॉर्डिंग जा रही है वो यूट्यूब पे जा रही है दोस्त। अच्छा सर, ओके, मालूम नहीं था सर हमें। थैंक वो मैंने एक ग्रुप पे एक मैसेज करा है था लास्ट वीक शायद, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट समथिंग करके, उसमें देख लें तो उसके अंदर मैंने लिंक्स डाले हुए। या फिर एक काम करिएगा, आप क्लासरूम में अंदर जाएं अपने, जी जी क्लासरूम के अंदर आपको मिल जाएगी ये जो एक आपके पास इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपके अगर जो भी सेक्शन है उस वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो एडवांस जावास्क्रिप्ट मिल जाएंगे आपको, और ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट की। थैंक यू सर। ठीक है, तीनों क्लासेस अभी तक की अवेलेबल, चौथी इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये शाम तक अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है प्रोसेस। ठीक है जी, आज की क्लास में यहाँ पे रैप करता हूँ। कल इंशाल्लाह कल हम क्या नाम है, रिएक्ट जेस को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, रिएक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, इतना क्या हाइप है, क्या क्या आसानी हो जाती है, क्या नई चीज़ें आएंगी हमारे लिए,
और कोशिश करेंगे उसके साथ कोई एक डिज़ाइन लाइब्रेरी थोड़ा सा पे जब हम रिएक्ट के ऊपर थोड़ा सा हाथ साफ हो जाए तो उसके साथ कोई रिएक्ट की कोई डिज़ाइन लाइब्रेरी इंक्लूड कर लें ताकि हमारा व्यू भी थोड़ा सा साफ सुथरा मज़ेदार होना शुरू हो जाए। आपके पास अगर आप लोग टाइम निकाल सकें तो अपनी HTML CSS की स्किल्स को दोबारा पॉलिश कर लीजिए क्योंकि वो यूज़ होने वाली हैं। HTML CSS स्किल्स के अंदर दोनों के अंदर आप दोनों चीज़ें 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई, uplabs.com वो, और दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई है, क्या नाम था, Pinterest पे आपको वेब UI डिज़ाइन सर्च कर लें, आपको बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो उनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, फिर उन आइडियाज़ उन एरियाज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू करिए। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। विल मीट टुमारो इंशाल्लाह सुबह 10 बज के कुछ मिनट पे। मैं कोशिश करूंगा 10 बजे मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाऊं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।